हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भिंडी टमाटर शिमला मिर्च। कैसे हो? एक बार हाई हेलो तो करो। टीचर को आप लोग हाई हेलो भी नहीं करते। मेरे को आप लोग एक तो भैया समझते हो। हाय हेलो राधे राधे कुछ तो करो आप लोग। अगर आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में। सबसे पहले दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने हर एक कॉलेज ग्रुप में, क्योंकि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा आईटी मैं करवा दूंगा। आईटी का संजीवनी बूटी मैराथन होने जा रहा है दोस्तों, और जो आज करवाऊंगा, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि जो आज करवाऊंगा वही आप सबके पेपर में छप के आएंगे। आईटी का पेपर का डर खत्म, क्योंकि अभिषेक भैया आ चुके हैं। ये 23 पेज, मैं ज्यादा पेज नहीं देता, मैं सिर्फ ये 23 पेज पढ़ने के लिए बोलूंगा और आपका आईटी का डर खत्म। आज 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को आईटी याद भी करा दूंगा, दिमाग में फिट भी करवा दूंगा, घुलवा भी दूंगा, रटवा भी दूंगा। और दोस्तों, आप लोग अपने कॉलेजेस के जो एग्जामिनेशंस है, आईटी का जो एग्जामिनेशंस है, उसमें आप बेहतरीन तरीके से रॉक करोगे, बेहतरीन तरीके से रॉक। आज मैं बात करने वाला हूं आईटी का, जिसका पेपर जिसका पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का थियरी रहता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल बाद में कॉलेज ले लेगा अपना, ठीक है। मैं अभी आईटी का रोड मैप देने जा रहा हूं। जो लोग भी आ गए हैं प्लीज एक बार अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस कैसे लगा सकते हो? लाइक करके। आज का जो लाइक टारगेट है बाबूजी बेटा जी, आज का जो लाइक टारगेट है वो मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं। 500 लाइक्स है। 500 लाइक्स के नीचे मैं नहीं मानने वाला। तो अपना लाइक टारगेट प्लीज कंप्लीट करा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं आईटी के पेपर में आप रॉक करने वाले हो। जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही छप के आएगा। मैं ये लिखना चाहता हूं, मैं ये कमिट करना चाहता हूं, जो पढ़ाऊंगा वही छप के आएगा। क्या आप लोग रेडी हो रोड मैप के लिए? जल्दी बोलो, क्या आप लोग रेडी हो रोड मैप के लिए? आप लोग रेडी हो? बोलने में क्या शर्म आता है क्या? बोलने में शर्माते हो क्या? हाँ, मुझे तो शर्म आ रहा है। बोलो, क्या आप लोग आईटी के रोड मैप के लिए रेडी हो? हाँ भैया बिल्कुल रेडी है। तो देखो, आईटी का जो पेपर है बेटा वो 50 मार्क्स का आएगा। तो 50 मार्क्स के पेपर्स के लिए ज्यादा माथा पेची करने का नहीं। सीधा अभिषेक सर जो बोल रहे हैं, अभिषेक भैया जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो, फायदे में रहोगे, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे हौले हौले बच्चों को देखता हूं 100-100 पेज का पीडीएफ, 200-200 पेजेस का पीडीएफ करते हैं। इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट चीज है। अभी अगर 2 दिन पहले तुम 100 पेज का पीडीएफ पढ़ने बैठोगे, नहीं होगा। तो संजीवनी बूटी एंड ई बुक इज द बेस्ट सोल्यूशन। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे हौले हौले भिंडी कलर के बच्चों, शिमला कलर के बच्चों। शिमला मिर्च कैसे हो? आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, आईटी का पेपर का सबसे पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। आपके आईटी के पेपर में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 मार्क्स के भैया जी एक ही क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क्स के कितना? एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करके फायदा नहीं। आप हौले की तरह 10 ही मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ किए जा रहे हो, उससे फायदा नहीं। हम लोगों को बड़ा स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये बताइए भैया, हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग ई बुक से ओवरव्यू कर लीजिएगा। ये ई बुक सबसे पहले आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। जो हमारा आईटी का जो ई बुक है ना, उसको ओवरव्यू करना मतलब क्या? हर एक टॉपिक्स को पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट टाइम तो आपके पास है कि नहीं है? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन बताओ। उसके बाद संजीवनी बूटी को चाट लेना। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये शब्द मैं बोल रहा हूं, माफ करना। संजीवनी बूटी को चाट लेना, क्योंकि वही छप के आएगा। जितना याद करना है, जितना पढ़ना है, संजीवनी बूटी के क्वेश्चंस को पढ़ो। अपने से ऐड ऑन करके पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि संजीवनी बूटी बहुत ही कंसाइज वे में बनाया जाता है, इजी लैंग्वेज में बनाया जाता है कि हर एक बच्चा पढ़ पाए, ठीक है। और सीक्रेट क्वेश्चंस जो कि 17 नवंबर को आएगा, आप अगर बोलोगे, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं संडे को ला दूंगा। आप अगर 1K लाइक्स करवा दोगे, रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो? 1000 लाइक्स करवाओ, कमेंट करवाओ, ढेर सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करो।
सीक्रेट क्वेश्चन, वो सीक्रेट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में सारे दिखेंगे, सारे के सारी सीक्रेट क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे तो मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा सीक्रेट क्वेश्चंस का। मैं संडे लेके आ जाऊंगा सीक्रेट क्वेश्चंस, जहां पे हर एक चैप्टर से ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चंस करके रहेंगे। मतलब अगर 5 चैप्टर में से मैं टॉप 15 क्वेश्चंस दे दूंगा, वही 15 क्वेश्चंस में से आपके एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। वैसा सीक्रेट क्वेश्चंस अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बिल्कुल 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 संडे कोशिश करूंगा लाने का, ठीक है। लेकिन हाँ, 1K लाइक्स चाहिए, 1K लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, कॉलेज ग्रुप में सारा शेयर कर दो आराम से, ठीक है। तो आप लोग क्या रेडी हो आज के सेशन के लिए? आप लोग क्या रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में पूरा भर दो, सिस्टम हैंग कर दो, सिस्टम हिला दो, सिस्टम हिला दो। क्या आप लोग आईटी को 2 घंटे के अंदर अंदर समाप्त करने के लिए रेडी हो? ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 2 से ढाई घंटा, 2 से ढाई घंटा पढ़ोगे मेरे साथ, आईटी खत्म। आईटी में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान बना के, बहुत आसान बना के, इतना हवा जो बनाया हुआ है दूसरे टीचर्स लोग मार्केट में, वो हवा हम लोग नहीं बनाते। जो क्वेश्चंस दूंगा वही छप के आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 1 में ना वही बचपन वाली बातें, कंप्यूटर वाली बातें, कंप्यूटर क्या होती है, सीपीयू, रैम, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, वही सारी बातें, ठीक है। तो यूनिट 1 में कम से कम 17 मार्क्स के आएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। और आप लोगों को बचपन से ये यूनिट के बारे में पता भी है। आप लोगों को क्या नहीं पता? सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, उसी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। चलो ठीक है, मैं आपकी अनुमति मान के चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, जो जो जैसे जैसे समझा दे रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिख देना। पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अरे भाई कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले करेगा अपने डेटास को। आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे रील, सारे के सारे फोटोज जो स्टोर करते हो, कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, इंपॉर्टेंट कागजात है, वो आजकल कंप्यूटर में आप स्टोर करते हो ना। तो कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटास को स्टोर करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको देख भी सकते हो। इट हेल्प इन परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क लाइक कैलकुलेशन, राइटिंग, ब्राउजिंग। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये जो मैं आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत हुआ हूं, ये किसके बदौलत? ये कंप्यूटर के बदौलत ही ना। तो कंप्यूटर से आप चाहे तो कैलकुलेटर को भी चला सकते हो, आप चाहो तो कैलकुलेटर को भी चला सकते हो। दिखाता हूं मैं, मेरे ही कंप्यूटर में कैलकुलेटर का ऑप्शन है, देखो कैलकुलेटर, देखो यहां पे कैलकुलेटर का ऐप दिख गया। मैं चाहूं तो कोई ब्राउजिंग कर सकता हूं, मैं ब्राउजर खोल सकता हूं, गूगल क्रोम, याहू वगैरह वगैरह सब कुछ खोल सकता हूं, क्या दिक्कत है। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। एक कंप्यूटर से आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो, लिख सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, और बहुत सारे एक्टिविटीज आप एक कंप्यूटर से कर सकते हो। आजकल आजकल की दुनिया में कंप्यूटर के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो सिंपल सा बात है, लिख देना है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। A computer is an electronic machine that can store, process, display data. एक कंप्यूटर ऐसा एक मशीन है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डेटा दिखाता है, मतलब डेटा आप देख भी सकते हो। बहुत सारे बच्चे अभी कंप्यूटर या लैपटॉप से देख रहे होंगे ना। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहां पे सारे के सारे डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। और कंप्यूटर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कैलकुलेशंस, राइटिंग, ब्राउजिंग। अगर आपको गूगल क्रोम में जाना है तो ब्राउजिंग करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ सर्च करना है, चैट जीपीटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर का भी ऑप्शन रहता है, यूट्यूब का भी ऑप्शन रहता है, राइटिंग का भी ऑप्शन रहता है, ब्राउजिंग का भी ऑप्शन रहता है, और जितना आप सोच नहीं सकते वो सब सब चीज कर सकते हो। गेमिंग कर सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर में तो गेमिंग भी कर सकते हो ना। आधे आधे सरेले बच्चे लोग क्या करते हैं, दिन रात सिर्फ GTA 5 खेलते रहते हैं। वो किसके बदौलत आप खेल रहे हो? पीसी के बदौलत, कंप्यूटर के बदौलत, ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन। हौला की तरह बैठे मत रहो, क्योंकि हौला की तरह अगर बैठे रहोगे फिर आईटी एग्जाम में क्या लिखोगे। आराम से लिखो आप लोग, बहुत इजी इजी डेफिनेशन है कंप्यूटर का। डेफिनेशन बहुत इजी, इतना इजी लैंग्वेज में तुमको कोई नोट्स नहीं मिलेगा बाबू।
हमारे नोट्स सबसे इजी लैंग्वेज में रहते हैं। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए कंप्यूटर क्या होता है। A computer is an electronic machine that can store, process, and display data. It helps in performing different tasks like calculation, writing, and browsing. भैया 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन रहेंगे, एक बात बताइए भैया, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो उसको कितना लाइन लिखे कि वो एक्यूरेट आंसर लगे? उसको बेटा 4 से 5 लाइन लिखो, उससे आपका आंसर एकदम परफेक्टली लगता है। इसमें एग्जाम्पल भी जोड़ दो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी जोड़ दो। आप लोगों को तो एग्जाम्पल्स आता ही है, एग्जाम्पल्स जोड़ दो, सीधा सा बात है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर आपका। अब बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ए कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपर्ली। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस इट्स हार्डवेयर एंड बेसिक फंक्शंस लाइक इट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 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 के वजह से, मैक ओएस के वजह से जो कंप्यूटर चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर तुम्हारा बहुत अच्छे से वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो टाइप का सॉफ्टवेयर है जिससे ये कंप्यूटर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से पढ़ा रहा हूँ, वो मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पढ़ा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है विंडोज, या अगर मेरे पास मैकबुक रहता तो मैक ओएस रहता। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के वजह से मेरा कंप्यूटर, मेरा पीसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और मैं तुमको चिकना चिकना तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो लैग करता तो नहीं कर पाता ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट helps the computer work properly. It controls and manages the hardware and basic functions like its operating system. अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ। आप अपना फोन में देखोगे बहुत सारा ना ऐप रहता है, बहुत सारा ऐप रहता है। जैसे मान लो इंस्टाग्राम करना है तो इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक करना है फेसबुक खोल लिया। ठीक है, आप अपने फोन में ही देखोगे इतने सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। लेकिन जब फोन के जमाने नहीं थे, तब हमारे कंप्यूटर में ही सारे एप्लीकेशंस रहा करते थे कि नहीं करते थे बताओ? ये देखो, ठीक है, क्लियर है? मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब होता है ऐप, वो एप्लीकेशंस जिस वजह से तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी टास्क अगर तुम परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। जैसे मुझे कैलकुलेटर का ऑप्शन चाहिए तो मैं कैलकुलेटर वाला ऐप खोलूंगा। जैसे मान लो मुझे यूट्यूब का ऑप्शन चाहिए तो मैं यूट्यूब वाला ऐप खोलूंगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे कोई मान लो कि डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स में लिखना है, तो मैं वर्ड का फाइल खोलूंगा, वर्ड का ऐप खोलूंगा। अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं GTA 5 का फाइल खोलूंगा। अगर मुझे एडिटिंग करना है फोटो वोटो तो मैं कैनवा का फाइल खोलूंगा। तो हर एक टास्क के लिए, हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक कंप्यूटर में, एक मोबाइल में एप्लीकेशंस रहता है बेटा। उस एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझा सब? क्लियर है सबको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक टास्क को ये परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। मान लो कि हमको एक पीडीएफ वीडीएफ बनाना है, ये नोट्स बनाना है, ये सुंदर सुंदर जो नोट्स बना हुआ है, ये जो डिजाइन विजाइन बना हुआ है, ये नोट्स बनाना है। तो हम किसके हेल्प से बनाएंगे? वर्ड के हेल्प से। तो वर्ड का ऐप खोलना पड़ेगा। हमको गेम खेलना है तो हमको गेमिंग का एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। हमको फोटो एडिट करना है तो कैनवा, कैनवा का एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। हम लोग को एडिटर जो फोटो वोटो होता है उसका एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। हमको वीडियो देखना है, हमको हमको मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, बहुत फेवरेट मेरा कार्टून है, तो उसके लिए हमको यूट्यूब खोलना पड़ेगा। तो ये क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है कि जो टास्क तुमको करना है वो टास्क तुम कर लो ये ऐप खोल के। उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एक होता है फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, देखो मैं जिस सॉफ्टवेयर से अभी पढ़ा रहा हूं, मैं जिस सॉफ्टवेयर से अभी पढ़ा रहा हूं, पता है वो फ्री है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओबीएस। ये जो है ना, ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है ये ओबीएस है। ओबीएस के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट कर पा रहा हूं। ये जो ओबीएस पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ये ओबीएस के लिए मुझे एक भी पैसा, एक भी रुपया खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
मतलब जिस एप्लीकेशंस में कोई प्रीमियम कोई पैसा नहीं लगता है, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। आप देखोगे फोन में भी होता है, देखोगे प्ले स्टोर में ना, आप देखोगे प्ले स्टोर में बहुत सारे जो गेम्स है उसमें ना सब्सक्रिप्शन लगता है, उसमें पैसा देना पड़ता है, और बहुत सारे जो गेम्स है वो फ्री रहता है। तो फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको शेयर भी कर सकता है विदाउट प्लेनिंग। मैं एग्जांपल दिया जैसे ओबीएस सॉफ्टवेयर। ओबीएस के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, पूरा रिकॉर्डिंग करता हूँ, पूरा इतना जो क्लासेस हमारा चलता है ओबीएस सॉफ्टवेयर के हेल्प से। आज देखोगे सारे के सारे टीचर्स ओबीएस ही यूज कर रहे हैं। ओबीएस एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है। जो मर्जी यूज करो, जो मर्जी चेंज करो, जो मर्जी अपडेट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीली काम करो ओबीएस में, ठीक है? तो ये क्या है? एक फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। अच्छा, बात करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपका लैपटॉप देखिएगा, अगर मैक यूज करते हो ना, मैक, अगर मैक यूज करते हो ना तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहता है मैक ओएस। मैं जो लैपटॉप यूज करता हूं वो विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब मेन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है, जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, जिसके बदौलत तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अलाउज अदर प्रोग्राम्स टू वर्क। मतलब एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के वजह से तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है। अगर मान लो कि विंडोज नहीं रहता तुम्हारे कंप्यूटर में, ऐसा ही तुमको कंप्यूटर बेच देता तो तुम्हारा कंप्यूटर डब्बा बन जाता, ठीक है? मान लो कि तुम्हारे तुम्हारे कंप्यूटर तो रहते, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहता, तो तुम्हारा कंप्यूटर डब्बा रहता, कुछ काम नहीं कर पाता। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के वजह से ही तुम्हारा कंप्यूटर चल पाता है। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के वजह से ही तुम डिफरेंट 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 टास्क तुम परफॉर्म कर पाते हो। बात को समझो। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर है जिसके बदौलत तुम्हारा कंप्यूटर चल पाता है, वरना तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा पीसी, तुम्हारा लैपटॉप डब्बा बन के रह जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। शोकेस है वो, शोकेस। जैसे बहुत लोग नॉर्मल एचपी का या डेल का जो लैपटॉप लेते हैं, उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या रहता है? विंडोज। और बहुत लोग मैक लेते हैं, एप्पल का लेते हैं, आईपैड आईपैड वाईपैड जो लेते हैं, उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या रहता है? मैक ओएस। मैक ओएस। एप्पल वाला इंसान लोग मैक ओएस का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलाता है, और एचपी डेल वाला इंसान लोग विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, सीधा सा बात है, ठीक है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, एक ही है बेटा, एक ही है। क्लियर है इतना तक? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एक बार डिफाइन करो आप लोग। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एक बार डिफाइन करो आप लोग, शर्माओ मत, शर्माओ मत, शर्माओगे तो कैसे चलेगा? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एक बार डिफाइन करो आप लोग। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देखोगे, आप अगर गरीब हो, गरीब, आप अगर गरीब हो, ऐसा ही मेंटेलिटी बना के रखा है, आप अगर गरीब हो तो आप एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है। अगर आप अगर आप अमीर हो थोड़े से, तो आईफोन 17, आईफोन 16, आईफोन 15 खरीदते होंगे। वो आईओएस का फोन यूज करता होगा, ठीक है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो स्मार्टफोन या टैबलेट्स को कंट्रोल करता है। जो स्मार्टफोन या टैबलेट्स जिसके वजह से आपका स्मार्टफोन चल रहा है, जिस सॉफ्टवेयर के वजह से आपका स्मार्टफोन चल रहा है, या तो आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड का रहता है, या तो आपका स्मार्टफोन आईओएस का रहता है, सीधा सा बात है। मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। एग्जांपल्स जैसे एंड्रॉइड, आईओएस। और एक ना नोकिया वाला ब्रांड था, नोकिया का जो कंपनी था, वो ना विंडोज ला दिया था, विंडोज। याद है तुम लोगों को? नोकिया विंडोज ला दिया था, इसीलिए तो नोकिया एकदम, नोकिया को सबने नो किया, नोकिया को सबने नो किया, ठीक है? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपका फोन एंड्रॉइड का फोन है, एंड्रॉइड के बदौलत ही, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है, उसके बदौलत आपका फोन चल रहा है, उसके बदौलत तुम्हारा फोन चल रहा है, वरना वरना तुम्हारा फोन भी डब्बा बन के रहता।
और जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या रहता है? आईओएस। 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 ठीक है, डन इतना तक क्लियर है? आप लोग प्लीज हाँ ना बोलो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज हाँ ना बोलो एक बार। ठीक है, अभी तक जितना करवाया हूं सब समझ में आ रहा है ना? एक बार रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत करो, एक बार आप लोगों को रिवाइज भी करा दूंगा। अब देखो बोलेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको ना ई बुक से भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ई बुक से भी पढ़ लीजिएगा, मैं मार्क कर दूंगा इसको, ई बुक से भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे विंडोज हो गया, जैसे मैक ओएस हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का बेसिक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उसको ना रिमांड पहुंचाता है, ये काम कर, ये हार्डवेयर, ये सीपीयू काम कर, जैसे विंडोज की वजह से, मैक ओएस की वजह से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए आपको पीडीएफ वीडियो बनाना है तो एमएस वर्ड का यूज कर लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको गेम्स खेलना है तो कोई जीटीए जीटीए 5 का गेमिंग एप्लीकेशन आप यूज कर लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन यूज कर लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा पूरा डिफरेंस एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका पूरा पूरा डिफरेंस एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आ सकता है ये, 5 मार्क्स का, सिर्फ 2 ही मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का। रैम जो होता है ना बेटा, रैम जो होता है वो टेम्पोररी मेमोरी होता है जो स्टोर करता है डेटा में। जब आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब ना एक टेम्पोररी मेमोरी जो स्टोर होता है, जिसको कंप्यूटर ऑफ करते ही फिर इरेज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैम। और रोम मतलब क्या होता है? परमानेंट मेमोरी। कुछ कुछ वीडियोस को, कुछ कुछ फाइल्स को ना, कुछ कुछ वीडियोस या कुछ कुछ फाइल्स को आप लोग सेव कर देते हो पूरा, ये परमानेंटली, उसको हम लोग बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम मतलब एक टेम्पोररी मेमोरी, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर ऑफ हुआ बस सब कुछ गया, सारा का सारा डेटा गया। जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक देखो, जब कंप्यूटर ऑफ हो गया तब सारा का सारा डेटा गया, छू मंतर। उसको हम लोग बोलते हैं रैम, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैम। और रोम मतलब क्या हो गया? रोम मतलब एक परमानेंट मेमोरी, मतलब अगर आप स्टोर करते हो बहुत सारा फोटोज, बहुत सारा वीडियोस, आपको अच्छा लग जाता है तो आप क्या करते हो? कंप्यूटर में स्टोर कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी हो गया। So permanent memory that stores important instructions for the computer. It cannot be changed and stays even when the computer is off. मतलब कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी रहा फिर भी वो रहेगा वहीं पे, वहीं पे तुम देख सकते हो उसको। अरे रैम और रोम का एक डिफरेंस समझा देता हूँ आप लोगों को, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, एक है रैम, एक है रोम। रैम मतलब क्या होता है कि ये खुला हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, अचानक से बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया, ये मेरे, ये जो ये ये जो पीडीएफ है ये तो स्टोर नहीं है, अचानक से बंद हो गया। ये जो पीडीएफ है ये तो मेरा सेव नहीं है, तो हट जाएगा सीधा। और रोम में क्या होता है? रोम में आप सेव करके रखते हो, यही पीडीएफ को अगर मैं अपने फाइल वाइल में सेव करके रखा, फोटोज वोटोज को अगर मैं फाइल वाइल में सेव करके रखा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोम। आप अगर गूगल में कुछ देख रहे हो, अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, अचानक से पीसी वीसी मान लीजिए बंद हो गया, तो वापस से वो वीडियोस नहीं आएगा ना, वापस से वो फोटोज नहीं आएगा ना, सर्च करने पर आएगा ना। ठीक है, लेकिन रोम मतलब क्या होता है? रोम मतलब होता है बेटा कि आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है अपने कंप्यूटर में, स्टोर करके रखा है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए अब आगे, अब आगे, अब देखिए लिखा क्या हुआ है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर करता क्या है? अरे कंप्यूटर करता क्या है? क्या क्या कौन कौन सा टास्क में कंप्यूटर हेल्प करता है? क्या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर? देखो एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आज मैं कंप्यूटर के बदौलत ही पढ़ा पा रहा हूँ।
आज जो तुम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, रिसर्च करोगे, असाइनमेंट क्रिएट करोगे, सब कुछ कंप्यूटर के वजह से ही कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट एंड टीचर यूज कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, असाइनमेंट्स। कोविड का जो समय गया था, कोविड का समय सारा का सारा ऑफलाइन, ये सेंटर्स जो बंद हो गया था, तो सबको कंप्यूटर का या पीसी का या फोन का या टैबलेट का ही सहारा लेना पड़ा। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट एंड टीचर्स का बहुत ज्यादा हेल्प होता है, फॉर ऑनलाइन लर्निंग, फॉर रिसर्च, फॉर क्रिएटिंग असाइनमेंट। फिर फिर एक बिजनेस चलाना चाहते हो, एक बिजनेस करना चाहते हो, तुम एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हो, तो बिजनेसेस के लिए भी दोस्तों कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। आजकल तो मुनीम जी वाला हिसाब नहीं रहा, जहां पे एक खाता बही लेते थे और हिसाब करते रहते थे, वो हिसाब चला गया। छोटे से छोटे दुकान में भी एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर देखोगे मार्केट में, वो एक पीसी लेके बैठता है, लैपटॉप लेके बैठता है, वो हिसाब करता है। आजकल वो जमाना नहीं रहा जहां पे वो बही खाते मेंटेन किए जाते, नहीं। एक अच्छा बिजनेस के लिए दोस्तों कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। सो कंप्यूटर हेल्प इन मैनेजिंग अकाउंट्स, जिससे आप अकाउंट्स मैनेज कर सको, प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सको, प्रेजेंटेशन को आप क्रिएट कर सको। एक मिनट। जहां पे आप जहां पे आप ईमेल वीमेल के थ्रू आप ये कम्युनिकेट कर सको अपने बिजनेस क्लाइंट्स, ठीक है। तो एक जो कंप्यूटर है वो एजुकेशन फील्ड में भी आता है, बिजनेस फील्ड में भी आता है, हेल्थ केयर के फील्ड में भी आता है। हेल्थ केयर के फील्ड में भी आजकल कंप्यूटर्स आता है ना, कि पेशेंट का रिकॉर्ड विकॉर्ड रखना पड़े, क्या उसको डिजीज हुआ है, क्या क्या उसको सर्जरीज होना है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर जरूरी है। एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर जरूरी है। मान लो कि नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, चिल करना चाहते हो, थोड़ा सा गेम खेलना चाहते हो, म्यूजिक देखना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर का जरूरत है। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो तुम मूवीज कहां से देखोगे, चिल कहां से करोगे, गेम्स कहां से खेलोगे। और बैंकिंग में तो यूज होता ही है आजकल। आजकल जो ऑनलाइन बैंकिंग सारा का सारा चीज हो चुका है, एक कस्टमर के लिए भी और एक बैंकर के लिए भी एक कंप्यूटर बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो बैंक्स यूज कंप्यूटर फॉर कीपिंग कस्टमर रिकॉर्ड्स, ट्रांसफरिंग मनी एंड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज। ओके, डन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है? एजुकेशनल सेक्टर्स में यूज होता है, बिजनेस के सेक्टर में यूज होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, बैंकिंग में, ठीक है। पढ़ सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के। एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का, क्यों खरीदे कंप्यूटर? सर एक কথা বলুন कि एडवांटेजটা কি कंप्यूटर, मतलब कि बेनिफिट क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है फास्ट। ये जो कंप्यूटर होता है, ये जो टास्क होता है ना, बहुत क्विकली ये परफॉर्म कर देता है। मतलब इंसान लोग इंसान लोग कोई टास्क को परफॉर्म करने में 10 दिन लगाएगा, तो कंप्यूटर वो चीज चंद मिनटों में कर देगा, चंद मिनटों में, चंद घंटों में कर देगा। आजकल आप लोग देख सकते हो चैट जीपीटी, कोई भी क्वेश्चन पूछो, चैट जीपीटी फटाफट आंसर एकदम रेडी कर देता है। इंसान लोगों को तो वो आंसर खोजने में 10-10 दिन लग जाएगा। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक टास्क को क्विकली परफॉर्म कर सकता है, आपका टाइम सेव कर सकता है, आपका एफर्ट सेव कर सकता है। आप देख ही रहे हो कि कोई भी असाइनमेंट बनाना हो तो असाइनमेंट आप खुद नहीं बनाते हो, आजकल चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से बनाते हो, वो कंप्यूटर की मदद से बनाते हो। तो कंप्यूटर जो है ना, वो आपका काम बहुत आसान कर देता है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट्स आपका सेव करता है, ठीक है। तो फास्ट हो गया। फिर एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर के जैसे एक्यूरेट इंसान नहीं हो सकता। इंसान से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती। 0.1% चांस है कि गलती हो जाएगी, लेकिन 99.9% चांस है कि कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स है, फ्यूअर एरर ही है, मतलब कुछ ही परसेंट, 0.1% ही एरर का चांसेस है, बाकी 99.9% एक्यूरेसी। स्टोरेज। अब कंप्यूटर में चाहो तो आप बहुत भर भर के स्टोर कर सकते हो, भर भर के चीज स्टोर कर सकते हो। इंसान का दिमाग में जितना चीज स्टोर नहीं होता उतना चीज आजकल कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। आजकल आप लोग देख ही रहे हो, 1 टीबी, 2 टीबी, 5 टीबी का स्टोरेज मिल रहा है। एक लैपटॉप में आप कितने वीडियोस, कितने फोटोज, कितने फाइल्स, कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने कागजात आप स्टोर करके रखते हो, ठीक है। अब एक अब आपके पास अगर एक कंप्यूटर है तो उसके
उसके बदौलत आप कम्युनिकेशंस भी कर सकते हो इजीली, आप किसी के साथ भी ईमेल, वीडियो कॉल्स वगैरह वगैरह कर सकते हो। ऑटोमोशंस, बहुत सारे काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है, ऑटोमेटिकली कर देता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत सारे काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे मान लो चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछो, ऑटोमेटिकली आंसर वैंसर बोल देगा। चैट जीपीटी को अपना असाइनमेंट दे दो, ऑटोमेटिकली वो असाइनमेंट पूरा पूरी आजकल बना के दे देता है। आजकल जो वो गिलबी गिलबी ट्रेंड निकला था, गिलबी ट्रेंड, जहां पे वो कार्टून का फोटो बना देता था, तो ऑटोमेटिकली अपना फोटो डालो, ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर में अपना फोटो डालो, गिलबी ट्रेंड बना के दे देगा। तो ऑटोमोशन, बहुत सारे काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर लेता, तुमको बोलने की दरकार नहीं है, तुम्हारे बोलने की दरकार नहीं है। अब देखोगे अपने मोबाइल फोन्स में जब स्टोरेज भर जाता है तो ऑटोमेटिकली फोन क्या करता है, क्लीन ब्लीन करने लगता है, क्लीन ब्लीन ऑटोमेटिकली करने लगता है। वैसे ही ये कंप्यूटर भी ऑटोमोशन में चलता है। तो एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 99.9% रिजल्ट इसका सही होता है, 0.1% ही एरर हो रहा होगा। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अरे भाई चाहो तो 5 TB स्टोरेज रखो, कितने भी वीडियोस, कितने भी फोटोस, कितने भी फाइल्स अपने कंप्यूटर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कंप्यूटर की वजह से तुम बहुत अच्छे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, किसी से वीडियो कॉल करना चाहते हो, किसी से भी, अपने अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने टीचर से, अपने बाबू से अगर वीडियो कॉल्स करना चाहते हो, ईमेल्स करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमोशंस, अरे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हर एक इंसान से मतलब बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर देता है, ऑटोमेटिकली बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर देता है, इजियर बना देता है। ठीक है, फिर इसका बेइज्जती करते हैं, अभी बेइज्जती, अब कंप्यूटर का बेइज्जती करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग, इतना आप लोग समझे ना, इतना आप लोग समझ गए ना। अब कंप्यूटर का हम लोग क्या करेंगे, बेइज्जती। बेइज्जती में सबसे पहला बेइज्जती आता है हेल्थ इश्यूज, कि हम अगर मान लीजिए 24-24 घंटा कंप्यूटर चलाते रहे तो मेरा आंख पे प्रभाव पड़ेगा, मेरे को बैक पेन होगा। ठीक है, मेरे को बैक पेन होगा। अगर मैं 24-24 घंटा कंप्यूटर चलाता रहूंगा, दिन भर अगर हम लोग कंप्यूटर चलाते रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज भी तो आएंगे। मेरा आंख पे प्रभाव पड़ेगा, चश्मा वश्मा लग जाएगा, मेरे को बैक पेन होगा यहाँ पे, यहाँ पे, अभी भी होता है मेरे को। मेरे को दिन भर जो काम करना पड़ता है, मैं जो दिन भर कंप्यूटर में काम करता रहता हूँ, मेरा तो ऑनलाइन ही काम है ना भाई, तो यहाँ पे मेरे मेरे को कभी कभी दर्द होता है, यहाँ पे कभी कभी दर्द होता है, आंख में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, अब कभी कभी माथा वाथा दुखता है। ये सब क्या डिसएडवांटेज, ये सब क्या कंप्यूटर का डिसएडवांटेज। अब देखोगे ना, एक दिन आप फोन ज्यादा घाट के देख लो, एक दिन आप फोन ज्यादा घाट के देख लो, आंख में ना, आंख पूरा लाल वाल हो जाएगा आप लोग का। ब्राइटनेस ब्राइटनेस एकदम ओवरलोडेड करके फोन ज्यादा घाट के आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज होता है। फिर आपका डिपेंडेंस बढ़ेगा, आप खुद नहीं काम करना चाहोगे। आज देखो, आज कितने लोग आलसी हो गए कंप्यूटर के चक्कर में। आज आप लोग कितने आलसी हो गए हो। हमारे जमाने में हम लोग सारा असाइनमेंट लिख लिख के कंप्लीट करते थे, रात रात भर जग जग के कंप्लीट करते थे। आजकल असाइनमेंट, आजकल अगर कॉलेज एक असाइनमेंट अगर आपको देता है तो वो आप 1 मिनट में चैट जीपीटी से कर लेते हो आराम से। 1-2 मिनट का, 5 मिनट का खेल है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। असाइनमेंट होता है या प्रोजेक्ट होता है, बच्चों लोगों का जो प्रोजेक्ट है, हम लोग प्रोजेक्ट के लिए कितना मेहनत किया करते थे अपने जो स्कूल लाइफ में थे, तो हम लोग एक एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 5-5 दिन, 10-10 दिन मेहनत किया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे चैट जीपीटी मारते हैं, पूरा ले छाप प्रिंट आउट सब कुछ निकाल दिया आराम से, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो हम लोग डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कंप्यूटर को डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे टास्क के लिए भी हम लोग डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। आजकल का बच्चा लोग से 23 पेज का संजीवनी बूटी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 23 पेज का संजीवनी बूटी याद नहीं हो रहा है, वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाके चैट जीपीटी करता रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके बच्चा लोग आजकल चैट जीपीटी करता रहता है। क्यों? आप डिपेंडेंट हो गए हो, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए हो, आप कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो गए हो। पीपल कैन बिकम टू डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर फॉर इवन स्मॉल टास्क। फिर बेटा डेटा चोरी भी तो बहुत होता है, डेटा चोरी भी तो बहुत होता है। आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आजकल फिजिकल चोरी नहीं हो रही है। अब जो ये समझो कि पुराने जमाने के जैसे सोना गहना वहना चोरी वोरी हो जाता था, फिजिकल चोरी बंद हो गई है। फिजिकल चोर नहीं घूमता आजकल, डिजिटल चोर लोग हैं। आपका बैंक अकाउंट से चोरी कर लेगा, आपका डेटा चुरा लेगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, पर्सनल पिक्चर्स चुरा लेगा आपका। ठीक है, जॉब लॉस भी हो रहा है इसकी वजह से, जॉब लॉस भी हो रहा है। बहुत सारा काम तो एआई खुद कर ले रहा है।
आजकल बहुत सारा काम तो एआई खुद कर ले रहा है, कंप्यूटर खुद कर ले रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बहुत सारा काम एआई खुद कर ले रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है? बेरोजगारी आ रहा है। ठीक है, बेरोजगारी। इसीलिए बोलते हैं आजकल स्किल्स बढ़ाओ। और वायरसेस, वायरसेस मतलब अब कंप्यूटर में बहुत सारा वायरस आ जाता है, इस वजह से आपका सिस्टम, आपका डेटा हैक हो सकता है, लीक हो सकता है, लैग हो सकता है, क्रैश हो सकता है पूरा का पूरा डेटा वायरस की वजह से। ठीक है, ये सब क्या है? डिसएडवांटेज। समझ में आया आप लोगों को? एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज में हम लोग क्या पढ़े? हेल्थ इश्यूज की ज्यादा अगर आप कंप्यूटर का यूज करोगे तो आपका आई का पेन होगा, बैक पेन होगा। डिपेंडेंस, आप दूसरों पे डिपेंडेंट होना चालू कर दोगे, दूसरों पे, आप कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होना चालू कर दोगे। छोटा छोटा बात पर भी आप चैट जीपीटी करते रहोगे, कर ही रहे हो आजकल। फिर डेटा थेफ्ट, अगर ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ही रहते हैं, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई चुरा सकता है। मेरे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में, मेरे पीसी में पड़े हुए हैं। वो सेंसिटिव, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई चोरी कर लेगा और मेरे को धमकी देगा तो वो तो गलत बात है ना। फिर जॉब लॉस भी होता है। बहुत सारा काम तो आजकल कंप्यूटर खुद कर दे रहा है, तो इंसान को लोग क्यों रखेगा जॉब पे, क्यों रखेगा नौकरी पे, इंसान को क्यों रखेगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है इसकी वजह से, एआई वीआई आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। और वायरसेस, अब अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वो क्या कर सकता है? सिस्टम और डेटा को वो हार्म कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? हार्म कर सकता है, हार्म कर सकता है, जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए आप लोग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है? डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जरा देखिए आप लोग, आंख खोल के देखिएगा, आंख खोल के। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर मतलब क्या? जो हार्ड हार्ड दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पेन, ये पेन जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं टच कर सकता हूँ, ये क्या है? मेरा हार्डवेयर है। ये टैबलेट जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं टच कर सकता हूँ, ये लैपटॉप जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वेबकैम अगर मैं इसको टच कर सकता हूँ तो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? ये भैया टेंजिबल है, टेंजिबल। हार्डवेयर टेंजिबल होता है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच, लाइक द कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। यू कैन टच सॉफ्टवेयर। आप क्या यूट्यूब को छूते हो क्या? आपको मान लीजिए अगर यूट्यूब यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब को आप टच करते हो क्या? आपको मान लीजिए व्हाट्सअप चलाना है तो व्हाट्सअप को आप छू के देखते हो क्या? एक बार छू के देखिए व्हाट्सअप को। आपको मान लीजिए कि कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोलना है तो कैलकुलेटर को छूते हो क्या? आप क्या विंडोज ओएस को एक बार छू के देखे हो क्या? नहीं। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, हार्डवेयर इज टेंजिबल, सीधा सा बात है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जैसे सीपीयू रहता है, जैसे कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, मॉनिटर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट रहता है जिसको आप टच कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच, मेरे को टच करने का नहीं। जैसे आप वर्ड का सॉफ्टवेयर को, वर्ड का एप्लीकेशन को छूने आप जाते हो क्या? भैया हम ऐसे करके स्क्रीन तो छू लेते हो, वो तो स्क्रीन को छूते हो, स्क्रीन हार्डवेयर है। अगर मैं बोलूं कि आपका फोन में व्हाट्सअप है, क्या व्हाट्सअप को आप टच करते हो क्या? निकाल निकाल के देखते हो क्या ऐसे करके? नहीं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। यू कैन टच सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस लाइक प्रोसेसिंग डेटा एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट। ये जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, इस वजह से ना हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब में हमको वीडियोस अपलोड करना है, वो किस बदौलत अपलोड करेंगे? ये पीसी रहेगा तब ना अपलोड करेंगे। यूट्यूब में हमको वीडियो अपलोड करना है, वो किस बदौलत हम लोग अपलोड कर सकते हैं? ये पीसी रहेगा या कंप्यूटर रहेगा तब ना हम लोग अपलोड करेंगे, वरना कैसे अपलोड करेंगे? अगर हमको देखना है, मान लीजिए अगर हमको यूट्यूब में वीडियो देखना है, यूट्यूब में मान लीजिए हमको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, तो हम लोग किस बदौलत देख पाएंगे? ये मॉनिटर रहेगा तब ना देख पाएंगे, वरना कैसे देखेंगे? तो हार्डवेयर के बदौलत हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं, और जो एक्शंस परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, जो कमांड देना है हम लोग कर सकते हैं।
मान लीजिए ये पीडीएफ बनाना है, तो ये पीसी अगर रहेगा, ये कीबोर्ड रहेगा, तब ना हम लोग पीडीएफ बनाएंगे। ये नोट्स बनाना है, सुंदर सुंदर नोट्स, तो ये कीबोर्ड तो रहना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या काम कर सकता है? हार्डवेयर एक्शंस को परफॉर्म करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, हार्डवेयर का एग्जांपल दीजिए भैया। जैसे हो गया सीपीयू, रैम, हार्ड हार्ड ड्राइव, प्रिंटर। ठीक है, जैसे ये टैब है, ये टैब के मदद से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? हार्डवेयर। ये पेन के मदद से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? हार्डवेयर। ये लैपटॉप को टच भी कर सकते हैं और आपको उसी के मदद से पढ़ा रहा हूं। देखिए, ये कैमरा स्टैंड कभी कभी यूज यूज करता हूं इसको, ये क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर, इसको इसको हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको हम लोग टच कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का पढ़ते हैं अभी, देखिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर और रनिंग प्रोग्राम्स। ये जो हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है मतलब ये जो सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और प्रिंटर विंटर को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर की वजह से एक कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे एक हस्बैंड को उसकी वाइफ मैनेज करती है, जैसे आपके जैसे आपके पापा को आपकी मम्मी मम्मी मैनेज कर रही होगी, आपको आपकी मम्मी मैनेज कर रही होगी, वैसे ही एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर के बदौलत ही प्रोग्राम चलता है। सिर्फ आपके पास ये डब्बा रहा, ये मॉनिटर रहा, ये टैब रहा, उससे कुछ नहीं होगा। उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तब जाके चलेगा ना, वरना कैसे चलेगा? ठन ठन गोपाल, नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर पीडीएफ वीडीएफ बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर गूगल में कुछ सर्च करना है गूगल क्रोम, उसके लिए विंडोज हो गया नॉर्मली, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, अच्छा, हार्डवेयर कैन नॉट रन विदाउट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे फोर फोर में दिया हुआ, देखिए, हार्डवेयर कैन नॉट रन विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। जैसे मम्मी पापा के बिना अधूरा है, वैसे ही हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। हार्डवेयर का कोई काम नहीं। अगर लैपटॉप है, लैपटॉप चल ही नहीं रहा है बेटा, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो लैपटॉप तो डब्बा बन के रह जाएगा, कबाड़ में भी बिकेगा, उसको तो कबाड़ में भी नहीं लेगा। अगर ये कैमरा है मेरे पास, ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, ये टैबलेट है, ये टैबलेट चल ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए बेटा, फिर तो कुछ यूज होगा ना इसका। और यहाँ पे बताया गया है सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर टू रन। मतलब मम्मी के बिना पापा नहीं जी सकते, पापा के बिना मम्मी नहीं रह सकते। बात ऐसे सिंपल है, ऐसे सिंपल है बात। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर ही आपके पास है लेकिन हार्डवेयर नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? इट इज अफेक्टेड बाई वेयर एंड टेयर ओवर टाइम। मतलब धीरे धीरे ना हार्डवेयर जो है पुराना होता रहेगा, धीरे धीरे हार्डवेयर ना पुराना होता रहेगा। आप लोग का हार्डवेयर क्या होता है? पुराना होता रहता है। जैसे ये टैबलेट धीरे धीरे पुराना होता रहेगा आप लोग का। लैपटॉप धीरे धीरे पुराना होता रहेगा, धीरे धीरे टूटता रहेगा, और कभी ना कभी ये खराब हो जाएगा लैपटॉप। कभी ना कभी आपका हार्डवेयर खराब होगा ही होगा, वेयर एंड टेयर ओवर टाइम है ये। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कभी भी पुराना नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपडेट करना पड़ता है, कभी कभी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, अपडेट आता है ना एप्लीकेशन का बाबू, अपडेट आता है ना। जैसे यूट्यूब का अपडेट आ गया, अब यूट्यूब का न्यू अपडेट, व्हाट्सएप का न्यू अपडेट, आप अपडेट करोगे ना। तो यहाँ पे बोला गया है सॉफ्टवेयर कभी भी पुराना नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आप लोग पांच पांच पॉइंट्स लिख दोगे, वेरी इजी ना। आप लोग एक एक पॉइंट्स बताओ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक एक डिफरेंस बताओ आप लोग प्लीज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक एक डिफरेंस आप लोग प्लीज दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बार लाइक कर दो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। इतना इजी लैंग्वेज में तुमको पढ़ा रहा हूं, इतना इजी लैंग्वेज में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पूरा का पूरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हमारे सबसे इजी नोट्स है, ऐसे नोट्स आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए कदर करो थोड़ी सी, 23 पेज के अंदर अंदर संजीवनी बूटी मैराथन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस तो बताओ, एक बार लाइक तो करो, कमेंट तो करो, शेयर तो करो, शेयर तो करो। मजा आ रहा है ना दोस्तों? प्लीज एक बार बताओ, मजा आ रहा है या नहीं? बताओ। अच्छा, बोला गया है हम लोगों को, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ा है, देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम का क्या कंपोनेंट्स रहता है, क्या कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, आप बताओ, आप बताओ चैट बॉक्स में कितने 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 कंपोनेंट्स रहते हैं। भैया कंप्यूटर सिस्टम के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो आप लोग जानते हो, जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। अब इसको मेरे को डिटेल्स में समझाने दो। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखियो सीपीयू क्या होता है, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अरे इतना बड़ा जो डब्बा रखा रहता है ना, इतना बड़ा डब्बा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, विच प्रोसेसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम्स को रन करता है। ये जो ओबीएस सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये जो इतने सारे सॉफ्टवेयर हमारे चल रहे हैं अभी, ये जो पीडीएफ का फाइल खुला हुआ है, ओबीएस सॉफ्टवेयर चला हुआ है, ये जो कंप्यूटर चला हुआ है, किसके बदौलत, सीपीयू के बदौलत। सीपीयू क्या है, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। अरे कंप्यूटर का ब्रेन है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है। फिर फिर एक होता है मेमोरी, मतलब इसको आप देख सकते हो, ये क्या है हार्डवेयर, ये क्या है हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब फिजिकली आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। सीपीयू को आप देखते हो ना घर में, इतना जो बड़ा बॉक्स रहता है वो सीपीयू रहता है ना, सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जो डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम्स को रन करवाता है, ठीक है। फिर होता है रैम। रैम देखिएगा, रैम इतना सा साइज का ना, एक तो हरा हरा कलर का जो रैम रैम आता है, रैम, रैम को सीपीयू में घुसाया जाता है। रैम मतलब क्या होता है, रैम मतलब स्टोरेज। वो जो 1 TB स्टोरेज, 2 TB स्टोरेज, 3 TB स्टोरेज जो सुनते हो ना, वो रैम होता है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द टेम्पोररी स्टोरेज दैट हेल्प्स द कंप्यूटर परफॉर्म ए टास्क क्विकली, ठीक है, क्लियर है। फिर स्टोरेज, फिर स्टोरेज क्या होता है, दिस दिस स्टोर्स ऑल द डेटास, फाइल्स एंड प्रोग्राम्स टू योर कंप्यूटर। मतलब बहुत सारे एसएसडी वैसएसडी लगाते हो अपने, अपने जो हार्ड ड्राइव या एसएसडी वैसएसडी लगाते हो, जैसे हमारे लैपटॉप में अभी 1 TB का स्टोरेज है, ठीक है, जिसके बदौलत आप डेटा, फाइल्स, प्रोग्राम्स को चला सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, स्टोरेज। फिर एक होता है इनपुट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये सब क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसको हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है भैया, सॉफ्टवेयर सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, ऑलरेडी पढ़ाए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, जिससे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, जिससे तुम्हारा कंप्यूटर या पीसी चलेगा, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एमएस एमएस वर्ड हो गया, यूट्यूब हो गया, ये कैनवा हो गया, ठीक है। मान लो कि कैनवा का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो फॉर एडिटिंग योर पिक्चर्स, एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हो फॉर राइटिंग पीडीएफ, ठीक है। एमएस एमएस वर्ड, मैं ओबीएस यूज कर रहा हूं, मैं ये जो ओबीएस वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं यूज कर रहा हूं फॉर स्ट्रीमिंग। ओबीएस को यूज कर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए ओबीएस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टास्क दिखाता है आप लोगों को। गेम्स खेलना है तो गेम्स के सॉफ्टवेयर में जाओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, दिस हेल्प्स द मेंटेन द कंप्यूटर लाइक एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड डिस्क क्लीनर्स। बहुत सारा एंटी एंटी बहुत सारा एंटीवायरस लेके रखते हो ना आप लोग, बहुत सारा एंटीवायरस लेके रखते हो, डिस्क क्लीनर्स लेके रखते हो, ये सब क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जिन लोगों को कोडिंग वोडिंग का आइडिया होता है ना, जिन लोगों को कोडिंग वोडिंग का आइडिया होता है, जो लोग इंजीनियर्स रहते हैं, वो लोग ये पाइथन और जावा लेके रखते हैं और कोडिंग वोडिंग करते रहते हैं वो, और कोडिंग करके एक एप्लीकेशन बना डालते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़िएगा हो जाएगा, इतना आप लोग पढ़िएगा हो जाएगा। फर्मवेयर मत पढ़ना, इतना पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब समझ गया ना। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल, जिसको तुम छू सकता है, जिसको तुम टच कर सकता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होता है जिसको आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है।
चलिए यूनिट नंबर 1 खत्म, यूनिट 1 खत्म। और आप लोग लाइक नहीं किए, बहुत बुरा किए। लाइक फटाफट से करो, क्योंकि 1K लाइक अगर करोगे, 1K लाइक अगर करोगे तो कल सीक्रेट क्वेश्चंस आएगा, कल सीक्रेट क्वेश्चंस आएगा, कल ही ला देंगे सीक्रेट क्वेश्चंस, परसों का वेट नहीं करेंगे। 1K लाइक्स कंप्लीट कीजिए और कल के कल सीक्रेट क्वेश्चंस ले लीजिए और छपा हुआ आएगा, मेरा गारंटी है, 100% गारंटी आप सबके एग्जामिनेशन में छपा हुआ क्वेश्चंस आएगा। हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जितना जितना हम पढ़ाते हैं उसी में से आ जाता है 100%। एक भी क्वेश्चंस आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए आइए यूनिट 2 पढ़ते हैं अभी, यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं अभी। यूनिट 2 15 मार्क्स का चैप्टर है। इंटरनेट जो आजकल तुम यूज कर रहे हो, दिन रात सुबह शाम जो तुम इंटरनेट 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 करते रहते हो, आजकल जो इंटरनेट के बगैर दुनिया नहीं चल रही है, उसके बारे में ये चैप्टर है। यूनिट 2 का नाम है दोस्तों इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का आएगा, 15 मार्क्स तक का। ओ माय गॉड, 15 मार्क्स तक का। जरा समझना भी पड़ेगा, ये सब सारा जो चैप्टर्स है, ये सब चैप्टर सब टेक्निकल होता जाएगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहला दिया हुआ है व्हाट इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग क्या होता है? मान लीजिए कि आपका नाम है अविनाश। अविनाश ने, मान लीजिए अविनाश ने रिंकी को कुछ मैसेज भेजा, रिंकी को कुछ पर्सनल मैसेज भेजा, वो जो 3 मैजिकल वर्ड्स का मैसेज होता है, अविनाश ने अपने व्हाट्सएप पर, सुनिए अब पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अविनाश ने अपने व्हाट्सएप पे रिंकी को वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोले। तो जब वो 3 मैजिकल वर्ड्स भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, जब वो मैसेज भेजा, तो वो मैसेज रास्ते में गया और रास्ते में जाके ना अपने आप को टुकड़ों में बांट लिया, अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लिया। मतलब कोई भी मैसेज एक साथ किसी के पास नहीं जाता है, अपने आप को पहले वो बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेता है, और बहुत सारे टुकड़ों में बांट बांट के अलग अलग डेस्टिनेशन से गया, और रिंकी के पास जाके ये सब सब कंबाइन हो गया, जाके रिंकी के पास जाके ये मैसेज सब कंबाइन हो गया। अरे पहले आई गया, फिर यू गया, फिर लव गया, रिंकी के पास जाके पहले वो ये कंबाइन हो गया। पैकेट स्विचिंग मतलब वो कि अगर आप किसी को कुछ भेजते हो तो वो ब्रेक कर लेता है अपने आप को, वो डेटा ब्रेक हो के जाता है, ब्रेक होके जाता है और लास्ट में कंबाइन होके चला जाता है, ठीक है। मतलब अपने आप को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में ना ब्रेक कर लेता है। देखिए आप पढ़िए खुद ही, उसके बाद फिर वापस से एक्सप्लेन करेंगे आपको पैकेट स्विचिंग क्या होता है। पैकेट स्विचिंग इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट बाय ब्रेकिंग इट इनटू द स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। These packets are sent separately and reassembled at the destination. मतलब मैंने क्या बोला, वापस से अविनाश ने कुछ मैसेज भेजा। अविनाश ने क्या भेजा? अविनाश ने बेटा कुछ मैसेज भेजा। नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान है। देखो वो मैसेज ना, वो जो मैसेज था, वो मैसेज अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया। जब आप एक मैसेज को भेजते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी को कोई भी डेटा अगर भेज रहे हो, कोई भी डेटा अगर आप भेज रहे हो, तो वो डेटा ना अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेती है, और सब अलग अलग डेस्टिनेशन से जाएगा, सारा का सारा अलग अलग डेस्टिनेशन से जाएगा। ये अलग डेस्टिनेशन से जाएगा, ये अलग डेस्टिनेशन से जाएगा, ये अलग डेस्टिनेशन से जाएगा। और जब वो मैसेज रिंकी तक पहुंचेगा, रिंकी तक जो पहुंचेगा, उससे पहले सब यूनाइट हो जाएगा, सब यूनाइट हो जाएगा, सब रीअसेंबल हो जाएगा, सब रीअसेंबल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, इस मेथड को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग वो मेथड्स है जिस मेथड के थ्रू आप डेटा सेंड करते हो इंटरनेट के थ्रू, और वो डेटा अपने आप को ब्रेक कर लेता है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स। वो डेटा अपने आप को ब्रेक कर लेता है बहुत सारे स्मॉल पीसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स, और वो पैकेट्स वापस से रीअसेंबल हो जाता है जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, वापस से रीअसेंबल हो जाता है जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। मान लीजिए आपको ही मैंने व्हाट्सएप में कुछ भेजा कि डू योर होमवर्क ऐसे करके, वो डू योर होमवर्क ना बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा,
और जब आपके पास पहुंचता है, जब आपके ग्रुप में पहुंचता है, तो वो रीअसेंबल हो जाता है, रीअसेंबल होके आपके ग्रुप में पहुंचता है। उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर सेंड सेपरेटली एंड रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। आप लोग प्लीज बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में बोलो एक बार, देख देख के ही बोलो, लेकिन बोलो। अगर तुम बोलोगे नहीं ना तो टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिख पाओगे। आईटी में ना बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स है, इसको आप लिख नहीं पाइएगा, फिर लिख नहीं पाइएगा फिर, ठीक है? जल्दी बोलिए। अब पढ़ते हैं हम लोग कि टीसीपी और आईपी क्या होता है। ये टीसीपी और आईपी क्या होता है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? अलग अलग होता है, देखिए, अलग अलग, अलग अलग नहीं होता है, मतलब एक ही। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? टीसीपी और आईपी क्या होता है? बोला डिफाइन टीसीपी या आईपी। ये क्या है टीसीपी आईपी? तो टीसीपी आईपी एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। आईपी के बदौलत ही आज तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो मेरे से। आज जो आप YouTube में ये वीडियो देख पा रहे हो, आज जो मैं WhatsApp में कम्युनिकेट कर पा रहा हूं आपसे, आज जो मैं टेलीग्राम में कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, आज जो मैं इंस्टाग्राम में कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, ये टीसीपी और आईपी के वजह से ही। टीसीपी और आईपी एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कंप्यूटर को, जो जो एक दूसरे कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि तुम इंटरनेट के माध्यम से तुम लोग आपस में बात करो। इंटरनेट के माध्यम से तुम लोग आपस में बात करो कि किस तरीके से एक डेटा सेंड किया जाता है, किस तरीके से आप लोग रिसीव करते हो, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टीसीपी आईपी। सिंपल सा वर्ड में, सिंपल वर्ड में, कि मैं जो कुछ मैसेजेस भेजता हूं कि बच्चों आईटी का मैराथन 6 बजे होने वाला है, आप लोग रेडी हो जाइएगा। जो जो मैं मैसेजेस भेजता हूं, वो मैसेजेस जो आपके पास सही सलामत पहुंचता है, वो टीसीपी और आईपी की मेहरबानी की वजह से पहुंचता है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसीलिए बता दिया आप लोगों को। टीसीपी आईपी क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंप्यूटर्स को ये अलाउ करता है कि तुम एक दूसरे से बात करो, तुम एक दूसरे से बात करो, किस तरीके से एक डेटा को भेजा जाना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, इन सब चीज के बारे में कायदे कानून सब कुछ टीसीपी आईपी बताता है। ये टीसीपी आईपी के वजह से ही आप मेरे से यूट्यूब में कम्युनिकेट कर पाते हो, आप मेरे से ये टेलीग्राम में कम्युनिकेट कर पाते हो, व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर पाते हो, इंस्टाग्राम में कम्युनिकेट कर पाते हो, वरना नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, समझे आप लोग? टीसीपी आईपी समझा तुम लोग? अब इसको डिटेल्स में तुम लोग पढ़ सकता है, ई बुक से डिटेल में तुम लोग पढ़ सकते हो। थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ेगा तो आप लोग पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। मैं क्या बोला आप लोगों को? मैं क्या बोला कि आईटी के एग्जामिनेशंस के लिए क्या पढ़ना है? आईटी के एग्जामिनेशंस के लिए सबसे पहला चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ई बुक। ई बुक को ओवरव्यू करना है, रट्टा नहीं मारना है, नो रट्टाफिकेशन। ई बुक को जस्ट एक ओवरव्यू डाल लो, प्लस आप लोग संजीवनी बूटी को चाट लो, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लो संजीवनी बूटी को, काम बन जाएगा आपका। और कल अगर आप 1K लाइक्स लाते हो, 1K लाइक्स करते हो, अगर एक 1K लाइक्स कंप्लीट करते हो, तो कल के दिन मैं वादा करता हूं आप लोग से कि कल के दिन मैं सीक्रेट क्वेश्चंस लाऊंगा, और जो सीक्रेट क्वेश्चंस दूंगा वही आपके एग्जामिनेशन में 100% छप के आएंगे, 100%। अब आपकी मर्जी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? व्हाट इज डोमेन नेम? ए डोमेन नेम इज द वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस। जैसे हमारा वेबसाइट का क्या एड्रेस है? www.abhishekjhaclasses.in, abhishekjhaclasses.in। ये क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे तुम्हारा घर का एड्रेस होता है, वैसे ही तुम्हारा वेबसाइट का भी एड्रेस है। अगर आप एक अच्छे खासे इंसान हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक बिजनेस बिजनेस करते हो, तो आपका जो वेबसाइट का एड्रेस है वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। जैसे अभिषेक झा क्लासेस डॉट इन, आप लोग करो ना, www.abhishekjhaclasses.in करो, ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। आप पूछते हो ना कि सर आपका घर का एड्रेस क्या है, कभी पूछो अभी कि सर आपका वेबसाइट का एड्रेस क्या है? वेबसाइट का एड्रेस है मेरा www.abhishekjhaclasses.in, abhishekjhaclasses.in, ठीक है? तो डोमेन नेम क्या होता है? ए डोमेन नेम इज द वेबसाइट एड्रेस दैट पीपल टाइप इन द ब्राउजर टू विजिट अ साइट लाइक www.abhishekjhaclasses.in। इट मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर वेबसाइट एड्रेस। तो डोमेन नेम जब से कोई पूछे, जब भी कोई पूछे डोमेन नेम क्या होता है बबुआ,
जब भी कोई पूछे कि बबुआ ये बतावा ना कि डोमेन नेम क्या होता है, तो बोलना कि जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है वैसे ही वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे www.amazon.com, www.amazon.com, फ्लिपकार्ट.com, वैसे ही www.abhishekjhaclasses.in। इनका मतलब क्या हो गया, सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है, वर्ल्ड वाइड नहीं दिखेगा। कोई अगर सिंगापुर से हमारा वेबसाइट दिखेगा, वर्ल्ड वाइड नहीं दिखेगा, इंडिया में ही वैलिड है। इनका मतलब होता है इंडिया में ही वैलिड है। कॉम का मतलब होता है कि पूरा वर्ल्ड वाइड ही है वो, ठीक है। तो एक डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस। अच्छा भैया, आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस इज a unique number given to each device connected to the internet. It helps identify and locate device of sending and receiving data. मतलब हर एक कंप्यूटर का ना डिफरेंट आईपी एड्रेस रहता है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का ना डिफरेंट आईपी एड्रेस रहता है, डिफरेंट। या तो 4 डिजिट्स का रहेगा ये, या तो 6 डिजिट्स का रहेगा। मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में। एक आईपी एड्रेस के बदौलत ही आप डेटा को सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। डेटा को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर। क्या है? यूनिक नंबर है। आईपी एड्रेस क्या है? यूनिक नंबर है, जिससे हर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। मेरा आईपी एड्रेस अलग रहेगा, आपका लैपटॉप का आईपी एड्रेस अलग रहेगा, ठीक है, आप सबका अलग अलग रहेगा। जिससे मैं आपको सेंड करूंगा, आप मेरे को रिसीव कर पाओगे, आप भी मेरे को सेंड कर पाओगे, जिससे सेंडिंग और रिसीविंग डेटा जो है आसान बन जाएगा, ठीक है। फिर बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं? वेब ब्राउजर होता है जिस वेब ब्राउजर की वजह से आप इंटरनेट में वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो। इंटरनेट में क्यों जाते हो आप लोग? वेबसाइट्स को चेक करना है। क्या अमेजन को एक बार चेक कर लेते हैं, amazon.in में क्या है। फ्लिपकार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं, स्विगी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यू टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट है। जिस सॉफ्टवेयर के बदौलत आप कोई भी वेबसाइट्स को इंटरनेट में देख सकते हो, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउजर। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल क्या हो गया? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। मेरे पास है ना गूगल क्रोम, देखोगे? देखो ये है गूगल क्रोम, देखो ये मेरा, ठीक है। क्लियर है? गूगल क्रोम की वजह से क्या करते हो आप लोग? गूगल में सर्च करते हो, टाइप करते हो, वगैरह वगैरह। कुछ भी आप कहीं कोई भी वेबसाइट्स में चले जाते हो आप लोग रात को। कोई भी वेबसाइट में आप लोग चले चले जाते हो। ये क्या है? वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। अच्छा बेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आजकल आप लोग देखोगे कि टीवी में भी इंटरनेट है। जो जो आजकल टीवी होने लगा है वो डब्बा वाला टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी लगने लगा है आजकल। बहुत पुराना हो गया स्मार्ट टीवी। आप लोग देखोगे हर एक चीज में आजकल सेंसर है। आजकल जो गैस यूज होता है ना, गैस में भी सेंसर है आजकल। आजकल जो चूल्हा आप लोग यूज करते हो, उस चूल्हे में भी सेंसर है, वॉशिंग मशीन में भी सेंसर है, फोन में भी सेंसर है, घड़ी में भी सेंसर है। हर कुछ आजकल इंटरनेट से ही चल रहा है, हर कुछ। हर एक मशीन, एक कैमरा भी इंटरनेट से चल रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? वो सारे डिवाइसेस जहां पे इंटरनेट कनेक्टेड है, वो सारे डिवाइसेस जिस डिवाइसेस के बदौलत तुम हर किसी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो। जैसे भैया टीवी, फोन, सेंसर, आजकल हर एक चीज, स्मार्ट वॉच देख लो, स्मार्ट वॉच, ये सब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी चीज से इंटरनेट आजकल जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं हम लोग आज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर स्मार्ट डिवाइस क्या होता है? स्मार्ट डिवाइस क्या होता है? जैसे स्मार्टफोन है वैसे स्मार्ट वॉच है आजकल। स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टीवी आ गया है, ठीक है। तो ए स्मार्ट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद अदर डिवाइसेस, ठीक है। एक एक वॉच अगर आता है आजकल, एक वॉच को आप कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। स्मार्ट, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉचेस है, ये सब क्या है बाबू? स्मार्ट डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट डिवाइस। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है और एक दूसरे से आप इंटरेक्ट भी इजीली कर सकते हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट डिवाइस। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट डिवाइस। अच्छा, बोला कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशनल राइट्स। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेरे पर्सनल डेटा पे मेरा ही हक रहेगा, ठीक है। मैं किसी को भी अपना पर्सनल डेटा अगर दिया हूं तो वो डेटा को लेने का, वो डेटा को देखने का, वो डेटा को शेयर करने का, कैसे यूज करना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा। मैं किसी को अगर पर्सनल डेटा दे रहा हूं, वो पर्सनल डेटा पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा, किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशनल राइट्स। इंफॉर्मेशनल राइट्स। तो इंफॉर्मेशनल राइट्स मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशनल राइट्स आर द लीगल राइट्स दैट अलाउ पीपल टू कंट्रोल हाउ देयर पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड। मतलब मुझे पूरा का पूरा अधिकार है कि मेरे पर्सनल डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, उस पर दखल अंदाजी करने का। आजकल आप देख रहे हो कि आपके पर्सनल डेटा को कितने सारे लोग मिसयूज कर रहे हैं, उस पर आप केस कर सकते हो, उस पर आप केस कर सकते हो ऑनेस्टली, ठीक है। मैं एक हॉस्पिटल गया, एग्जाम्पल, मैं एक हॉस्पिटल गया एक दिन, ठीक है। मेरे को बहुत एसिडिक चीज हो रहा था नॉर्मली, उस वजह से मेरा कुछ निजी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जब गया, ठीक है, मेरा नाम पता वाम पता सब कुछ ले लिया गया। और मेरे को ना इंश्योरेंस कंपनी से फोन आ रहा है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ना फोन आ रहा है कि सर आपका नाम में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो। तो मेरा इंफॉर्मेशन का ये लोग गलत यूज कर रहा है, सीधा सा बात है। मैंने हॉस्पिटल में जो इंफॉर्मेशन दिया था, वो इंफॉर्मेशन का ये लोग गलत यूज कर रहा है। उसके बदौलत तुम ना, उसके वजह से तुम इन सब पे स्यू भी कर सकता है, लेकिन स्यू करता नहीं है कोई। आलस आता है ना, आलस आता है ना, क्या केस करें, कितना लफड़ा वफड़ा आएगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है। इंफॉर्मेशनल राइट्स यही बोलता है कि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंफॉर्मेशनल राइट्स आर योर लीगल राइट्स। कोई आपका इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करे, मतलब मान लो कि मेरे पास ही सारे स्टूडेंट का डेटा रहता है, अब मैं वो डेटा को बेच दूंगा किसी को, वो चीज गलत है। डेटा रखना इज नॉट द बैड थिंग। मतलब आप ये अब मत बोलो कि सर आप डेटा मत मांगो, फिर हमारा नाम, नंबर, एड्रेस वेड्रेस ये सब सब नहीं, मत मत मांगना क्लास क्लास लेने के वक्त। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। डेटा तो मेरे को लेना पड़ेगा, तुम्हारा डेटा मैं लेके ही तुमको क्लास दे सकता हूं, लेकिन वो डेटा को मैं सेल करूंगा अगर तीसरे पार्टी को, थर्ड पार्टी को, तब तुम मेरे नाम पे केस ठोक देना। ये तुम्हारा इंफॉर्मेशनल राइट्स है बेटा, कि किसी थर्ड पार्टी को मैं तुम्हारे डेटा नहीं सेल कर सकता। हम लोग अपना जो डेटा है ना, स्टूडेंट लोगों का जो डेटा है, 2000 3000 4000 स्टूडेंट लोग का जो जो वो मतलब वो डेटाज है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम लोग अपने कंप्यूटर में बहुत प्राइवेसी के साथ रखते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी को शेयर हो गया, या मैंने शेयर कर दिया कुछ चंद पैसों के चक्कर में, तब तुम उस पर केस कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशनल राइट्स का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशनल राइट्स आर योर लीगल राइट्स that allows people to control how their personal data is collected, used and shared by the other, especially online, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होता है? एक मिनट, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को समझाते हैं। एक मिनट, एक अच्छा, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होता है? बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स में ना, बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स में या उनके पोर्टल्स में ना ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का ही यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रेफर्स टू द सेफ्टी मेजर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा इन ए ब्लॉकचेन सिस्टम। अब ब्लॉकचेन सिस्टम में अगर मैं डेटा को प्रोटेक्ट करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा ना, तो वो डेटा को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, याद रखना। अगर मैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर मैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का इस्तेमाल करूंगा ना, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एक टाइप का सिक्योरिटी है जिसको मैं अगर इस्तेमाल करूंगा और उसमें अगर आपका डेटा मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो वो डेटा को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, वो डेटा आप डिलीट नहीं हो सकती, वो डेटा आप डिलीट नहीं हो सकती, वो डेटा रह गई आपकी। वो डेटा को कोई हेर फेर मैं कर ही नहीं सकता ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में। इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू मेक ट्रांजेक्शन सिक्योर एंड हार्ड टू ऑल्टर। इसको पढ़िए। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में क्या होता है कि जितने भी ब्लॉकचेन एक्टिविटीज है उसको आप देख सकते हो, खुद खुद यूजर्स देख सकता है कि मेरे 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 जो डेटा है उसका क्या यूज किया गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्टर्ड वंस इट रिकॉर्डेड, मतलब उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। मतलब इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड किए हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन्स आर डिसेंट्रलाइज्ड, सो देयर इज नो सिंगल एंट्री पॉइंट टू देयर डेटाबेस। तो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको सब कोई देख सकता है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को सब कोई देख सकता है। जैसे, अरे सुनो ना,
ये गवर्नमेंट पोर्टल्स में जो तुम अपना आधार नंबर डाल के अपना आधार कार्ड चेक कर लेते हो, तुम्हारा गवर्नमेंट पोर्टल्स में जो डेटा है उस वो वाला जो वो डेटा है उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी उसी को हम लोग बोलते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी जो आपका डेटा को प्रोटेक्टेड रखता है। जैसे क्रिप्टो 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 करेंसी का नाम सुने हो? क्रिप्टो करेंसी का नाम, उसमें यूज होता है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। मतलब उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, वो ट्रांजेक्शन्स को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। क्लियर है? डिफाइन फिशिंग। फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक है, ठीक है। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर समवन ट्राइज टू ट्रिक यू इनटू गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स बाय प्रिटेंडिंग बाय ट्रस्ट फॉर द सोर्स, ठीक है। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है, फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक है जहां पे लोग तुमको बेवकूफ बनाते हैं, कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दो, पासवर्ड दो, और अगर तुम पर्सनल इंफॉर्मेशन या पासवर्ड अगर दे दिया तो तुमको लूट लिया जाएगा, फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक है, ऑनलाइन अटैक है, डिजिटल अटैक है, जहां पे लोग तुमको बेवकूफ बनाते हो कि सर 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 आपका आधार कार्ड आ गया है, एक बार अपना नाम कंफर्म कीजिएगा, एड्रेस कंफर्म कीजिएगा, अपना अपना पिताजी का नाम कंफर्म कीजिएगा, एक तो ओटीपी आएगा आपका फोन में, वो ओटीपी आप दे दीजिएगा, पासवर्ड दे दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग, फिशिंग मतलब जाल में फंसाना, जाल में फंसाना। एक ऐसा साइबर अटैक है जहां पे हैकर तुमको ट्रिक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और डैमेज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पीसी वीसी में हैक वैक हो गया कोई, ठीक है, आप लेके गए साइबर साइबर सिक्योरिटी में, तो साइबर सिक्योरिटी वाला क्या करेगा, आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा, डेटा को प्रोटेक्ट करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अटैक से, डैमेज से, कि इसका जो बचा कुचा डेटा है वो डैमेज ना हो जाए, अटैक ना आए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब आपका जो कंप्यूटर में, पीसी में जो डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। बहुत सारा एंटीवायरस भी लगाते हो ना इसके लिए, बहुत सारा एंटीवायरस वगैरह वगैरह भी लगाते हो ना इसके लिए, कि कोई आपका डेटा को हैक ना कर पाए। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब मेरे पीसी में, मेरे नेटवर्क्स में, मेरे कंप्यूटर में जो डेटा है उसका कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे, अटैक ना करे, डैमेज ना करे, वगैरह वगैरह। फिर बोलता है www क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिसोर्सेस लिंक टुगेदर टू द इंटरनेट व्हिच कैन एक्सेस यूजिंग ए वेब ब्राउजर। मतलब ये www क्या होता है? ये www में ही सारा का सारा वेबसाइट्स है, मेरा वेबसाइट्स, किसी और का वेबसाइट्स, किसी और का वेबसाइट्स, इतने सारे जो वेबसाइट्स है, करोड़ों करोड़ जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स बने हुए हैं हर एक कंपनी के, हर एक छोटे छोटे व्यापारी के, वो www के अंदर ही है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, बहुत सारा वेबसाइट्स को संभालता है। अरे www बहुत सारा वेबसाइट्स को संभालता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है ये, जो कि लिंक्ड है इंटरनेट से, और जिसको आप वेब ब्राउजर के थ्रू देख सकते हो। मतलब अगर मेरे को कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना होगा तो भैया गूगल क्रोम के मदद से हम देख सकते हैं, गूगल क्रोम के मदद से हम कोई भी वेबसाइट्स को देख सकते हैं। मेरे को खुद का वेबसाइट्स पे ही जाना हो तो गूगल क्रोम की मदद से हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है टू डैमेज, डिसरप्ट एंड स्टील योर कंप्यूटर सिस्टम। कोई ऐसा एक चोर आया या कोई ऐसा एक दोस्त आया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपके पीसी वीसी में, ठीक है। आप मान लीजिए ये पीसी कहीं पे रिपेयर करवाने गए, वो रिपेयर वाला हैकर था, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल करवा दिया, डाल दिया। उसमें क्या हो गया, उसमें आपके जो पीसी है उसमें वायरस आ गया, वोन्स आ गया, रैंसमवेयर आ गया। फिर क्या हुआ कि आपका जो पीसी है वो डैमेज हो गया, सारा का सारा डेटा चुरा लिया उसने और कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तो मालवेयर मतलब क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक गंदा गलीच सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। मैलवेयर मतलब क्या होता है कि एक गंदा सॉफ्टवेयर, एक गलीच सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, जो
सॉफ्टवेयर के वजह से, जो सॉफ्टवेयर की वजह से आपका जो डेटा है वो डैमेज हो जाता है, स्टील हो जाता है, मतलब चुरा लेता है कोई, ठीक है, और आपका कंप्यूटर सिस्टम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है? स्पूफिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक्स वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी अनदर पर्सन और सिस्टम बाय फेकिंग देयर आइडेंटिटी सच एज यूजिंग ए फेक ईमेल आईडी और वेबसाइट्स टू ट्रिक यूजर्स, ठीक है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है? जैसे आपका ना कभी ना कभी फोन आया होगा, कभी ना कभी फोन आया होगा आपका फोन में, सुनिए, फोन कॉल आया होगा या तो व्हाट्सअप कोई किया होगा आपको कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं। हम कहां से बात कर रहे हैं? हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं। आपको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है कि कोई किसी एक ब्रांड, किसी कंपनी का आइडेंटिटी को चुरा के आपको कॉल करता है, आपको व्हाट्सअप करता है, आपको ईमेल करता है कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं, 1 करोड़ का आप लोग आपको लॉटरी लगा है। अगर आप चाहते हो ये लॉटरी का पैसा जीतना तो 1 लाख रुपए हमको अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, हम अभी के अभी भिजवाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों स्पूफिंग, इसको बोलते हैं स्पूफिंग, मामू बनाना, मामू बनाना, ठीक है। कोई फोन कॉल करता है आपको, कोई व्हाट्सअप कर देता है, कोई ईमेल कर देता है केबीसी के नाम पे, तो आप लोग समझ लेते हो अमिताभ बच्चन आपको कॉल किया है, अमिताभ बच्चन आपको कॉल किया है। ये सब क्या है? स्पूफिंग। तो स्पूफिंग इज a type of cyber attack where someone pretends to be another person or system by faking their identity, such as using a fake email address or website to trick users, ठीक है। कैप्चा कोड क्या होता है? वेबसाइट्स में जाते हो, जैसे आप अपना कॉलेज का फॉर्म भरे हो, रिजल्ट रिजल्ट आप जब रिजल्ट देखते हो, ठीक है, रिजल्ट जब देखते हो, रिजल्ट के वेबसाइट में देखना, सबसे सबसे पहले आपसे मांगेगा रोल नंबर, फिर बोलेगा कैप्चा, कैप्चा का ऑप्शन रहेगा वहां पे, रोल नंबर और वहां पे ना कैप्चा का ऑप्शन रहेगा, और वहां पे कुछ लेटर्स लिखा रहेगा, मान लीजिए AIOU ऐसे करके लिखा है, उसको टाइप करने बोलेगा आप लोग को। कैप्चा जो लिखा हुआ रहता है ना, उसको आपको टाइप करने बोलता है, AIOU, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, ठीक है। कैप्चा क्यों किया जाता है? कि आप रोबोट तो नहीं हो, आप कोई बॉट तो नहीं हो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आप कोई बॉट तो नहीं हो, आप ह्यूमन ही हो ना, आप इंसानी हो ना, आप कोई बॉट तो नहीं हो, इसको आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो कैप्चा इज ए टेस्ट। ये कैप्चा का फॉर्मूला, फुल फॉर्म आप याद कर लेना। तो कैप्चा कोड क्या होता है? कैप्चा कोड, कैप्चा कोड होता है कि वेबसाइट में कभी कभी ऐसा होता है कि सारा का सारा फॉर्म फिल कर देने के बाद अब कंपनीज को कभी कभी शक होता है कि बॉट भी तो ये फिल फिल कर सकता है, बहुत सारा बॉट भी तो ये फिल कर सकता है। तो रोबोट ना हो, बॉट ना हो, इसी के लिए एक ह्यूमन ही हो, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशंस के लिए कैप्चा कोड मांगता है। कैप्चा कोड को सिर्फ ह्यूमन ही फिल कर सकता है उसको देख के। अब देखिएगा हैंड राइटिंग ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ए ऐसे करके लिखा रहेगा, आई ऐसे करके लिखा रहेगा। ह्यूमन को ये पहचानना है और ये फिल फिल करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि ह्यूमन कौन है और बॉट कौन है। जो लोग बॉट रहेगा वो लोग छटा जाएगा वहां पे, वो लोग छटा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो कैप्चा क्या है? कैप्चा इज ए टेस्ट यूज्ड ऑन वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर्स इज ए ह्यूमन एंड नॉट ए बॉट। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ये टाइपिंग लेटर फ्रॉम ए डिस्टोर्टेड इमेज और सेलेक्टिंग इमेज। कुछ ऐसे कुछ ऐसे इमेजेस रहता है, कुछ ऐसे इमेजेस रहता है, उस इमेज को देख के जो जो लेटर्स उसमें लिखा हुआ है वो हम लोग को टाइप करना पड़ता है कैप्चा में, ठीक है। कैप्चा मतलब क्या होता है? कैप्चा मतलब होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, ये, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी 5 मार्क्स क्वेश्चंस। 5 मार्क्स क्वेश्चंस, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, RFID। RFID क्या होता है? RFID, शॉपिंग मॉल में आप लोग जाइए, शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए हो कभी? शॉपिंग मॉल में आप लोग जाइए, शॉपिंग मॉल में आप लोग कपड़ा कपड़ा खरीदिए, कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ा में आप देखिएगा ना, एक तो ऐसे कपड़ा रहता है, मान लीजिए एक तो ऐसे कपड़ा रहता है, तो ना एक तो ना यहाँ पे ऐसे करके, मतलब एक ये छोटा सा टैग रहता है उसमें, और उस टैग में आप देखिएगा स्कैनर रहता है, ठीक है। वो कपड़ा लेके जब आप जाते हो बिलिंग विलिंग कराने, फिर वो देखते हो वो टैग्स, उनके पास ना एक मशीन रहता है, वो टैग को स्कैन करता है, वो टैग को वो स्कैन करता है, और और तुरंत ही उसका सॉफ्टवेयर में आ जाता है पूरा का पूरा पूरा बिल। उस
उस वाले टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं RFID। उस वाले टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? RFID। RFID। शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जो भी कपड़ा आपको पसंद आता है वो हाथ में झुला के आप जाते हो बिलिंग काउंटर पे, और बिलिंग काउंटर वाली जो मैडम रहती है वो क्या करती है, वो जो टैग रहता है उसमें जो एक वो कपड़ा में जो एक टैग रहता है वो टैग को ना वो स्कैन करती है। इस वाले पूरे के पूरे ये टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं RFID। RFID का मतलब क्या होता है? RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करती है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और पीपल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हो, पीपल को ट्रैक कर सकते हो RFID की मदद से। RFID की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को, पीपल्स को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। एक इसमें रहता है बेटा RFID टैग, एक रहता है RFID रीडर। RFID टैग मतलब वो कपड़ा पे जो छोटा सा वो टैग लगा रहता है ना, टैग जिसमें स्कैनर स्कैनर बारकोड वारकोड लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं RFID टैग, ए स्मॉल डिवाइस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। शॉपिंग मॉल में कोई भी सामान खरीदो, कोई भी सामान, कोई भी आप सामान खरीदो, उस पे ना टैग लगा हुआ रहेगा। मैं दिखा पाऊं कि नहीं, देखिए ये कॉपी जैसे कि मैंने शॉपिंग मॉल से खरीदा है, ये कॉपी जो है ना ये शॉपिंग मॉल से खरीदा है। ये जो टैग आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा टैग आपको दिख रहा है, ये टैग क्या है? RFID टैग। इस छोटे से टैग को हम लोग RFID टैग बोलते हैं। और मान लीजिए ये मशीन है, मशीन से टिक करके ये मैंने स्कैन किया इसको, उसको हम लोग बोलते हैं RFID रीडर, ठीक है। एक होता है RFID टैग, एक होता है RFID रीडर। RFID टैग को जो स्कैन करके निकाल लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RFID रीडर, ठीक है। वापस से समझा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम लोग और कोई भी कपड़ा हम लोग को पसंद आता है, कपड़ा लेके सीधा जाते हैं हम लोग बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे वो मैडम को देते हैं। मैडम को जब देते हैं तो मैडम के हाथ में एक तो मशीन रहता है, आप देखे होंगे मैडम के हाथ में एक तो क्या रहता है? मशीन रहता है। वो मशीन से वो जो टैग रहता है ना, उस कपड़े पे एक टैग लगा हुआ रहता है ना, उस टैग को स्कैन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं RFID टैग। वो जो छोटा सा टैग लगा रहता है कपड़े पे उसको हम लोग बोलते हैं RFID टैग। और वो जो मशीन लगा रहता है, मशीन मशीन को हम लोग बोलते हैं RFID रीडर। RFID रीडर वो डिवाइस जो होता है, वो डिवाइस जिससे वो स्कैन कर रहा है वो टैग को, उसको हम लोग बोलते हैं RFID रीडर। RFID रीडर, ठीक है, क्लियर है। तो RFID को बहुत सारे एरियाज में हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग यूज कर लिए, गोडाउन वोडाउन है, बहुत सारा सामान है, कौन सा सामान, सब तो खोल खोल के देखना पड़ेगा, इससे इससे अच्छा स्कैनर लगा दो सबको। सारा सामान में मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा गोडाउन है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हर एक सामान को क्या खोल खोल के देखेंगे क्या? एक काम करो, उस पर टैग लगा दो। RFID रीडर से हम लोग वो टैग को स्कैन करके हम लोग पहचान लेंगे ऑलरेडी कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना सामान नहीं पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री में, वेयर हाउसेस में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं आइटम्स को, क्या ये आइटम कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लाइन में यूज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में ये टैग वाला सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन लाइन में यूज हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। और शॉपिंग मॉल्स में भी यूज हो सकता है, शॉपिंग मॉल्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है, ओके। फिर बोला IPv4 और IPv6 क्या होता है? IPv4 और IPv6 क्या होता है? दोस्तों हम लोग IPv4 मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6 मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे आप लोग ये पढ़ने का कोशिश कीजिए डिस्टिंग्विश्ड कि IPv4 इज द फोर्थ वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का फोर्थ वर्जन को हम लोग IPv4 बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क यूजिंग ए 32 बिट एड्रेस। जैसे मेरा फोन वोन में अभी चलता है ना, मेरा फोन वोन में अभी यूट्यूब यूट्यूब जो चलता है, यूट्यूब चलता है, गूगल क्रोम चलता है, आप लोगों का फोन में वो IPv4 ही सपोर्ट करता है। हमारा फोन में अभी तक IPv4 ही सपोर्ट करता है। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसके मदद से हम लोग बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो IPv4 क्या है? IPv4 फोर्थ वर्जन है ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल और आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क यूजिंग ए 32 बिट एड्रेस, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? IPv6 पढ़ते हैं, IPv6 एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे ना।
IPv6 लेटेस्ट वर्जन है। IPv6 जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन है, जो 128 बिट एड्रेस यूज करता है। IPv4 तो भैया 32 बिट एड्रेस ही यूज कर रहा है, लेकिन IPv6 जो है ये 128 बिट एड्रेस यूज कर रहा है, विच अलाउज फॉर मच लार्जर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस। बहुत सारा यूनिक एड्रेस इसके पास है। अब देखो IP वर्जन 4 ना बहुत सारा मोबाइल्स में, बहुत सारे कंप्यूटर्स में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रोज रोज मोबाइल फोन्स कंप्यूटर किना रहा है। तो IPv4 ना अभी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। IPv4 ना अभी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए IPv6 को लाया गया। IPv4 का जितना भी छोटा छोटा एड्रेस था ना वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए अब IPv6 को लाया गया। ठीक है, अब देखो IPv4 इट सपोर्ट्स अबाउट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। IPv4 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस को सपोर्ट कर रहा था। इसमें 4 लेयर्स रहता है, 4 लेयर। IPv4 में 4 लेयर रहता है। IPv4 में 4 लेयर रहता है। ठीक है, 4 लेयर, फोर्थ वर्जन है ना, 4 लेयर रहता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, वापस करके दिखाता हूँ। देखिए ये पहले है 192, ठीक है, ये एक है, फिर दूसरा 168, ये दूसरा है, फिर तीसरा 1 और चौथा 1। इसमें 4 लेयर रहता है, इसीलिए ये IPv4 है। IPv4 है तो IPv4 एड्रेस आर रनिंग आउट ड्यू टू ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस। बहुत सारा लोग फोन वोन चलाने लगा आजकल, बहुत सारे फोन्स लैपटॉप्स कंप्यूटर डेली बेसिस पर करोड़ों करोड़ों हो रहा है, इसीलिए IPv4 खत्म हो रहा है अब। IPv4 अब खत्म खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए IPv6 लाया गया, इसीलिए IPv6 लाया गया। इट यूजेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करता है, आप लोग देख ही सकते हो, 192 डॉट, 168 डॉट, 1 डॉट 1 डॉट ऐसे करके यूज करता है। ठीक है, क्लियर है। तो IPv4 का मतलब समझे, IPv4 का मतलब IP वर्जन 4, ये क्या है, फोर्थ वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन नेटवर्क यूजिंग ए 32 बिट एड्रेस। ये 32 बिट एड्रेस यूज करता है। IP वर्जन 4 जो है ये 32 बिट एड्रेस यूज करता है। ये 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल 192.168.1.1 ऐसे करके, मतलब 4 है ना, 4 लेयर है यहाँ पे। देखिए आप खुद ही देखिए, ये एक, ये पहला वाला लेयर, ये दूसरा वाला लेयर, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और IPv4 इसीलिए खत्म हो जा रहा है क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बहुत सारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इंटरनेट डिवाइसेस है। बहुत सारे लोग फोन वोन खरीद रहे हैं, इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिए। आजकल तो जमादार लोग भी इंटरनेट यूज करता है, आजकल तो दिहाड़ी मजदूर लोग भी इंटरनेट यूज करता है। तो इसीलिए अब IPv4 खत्म हो जा रहा है, IPv4 खत्म हो जा रहा है। और इट यूजेस डॉटेड नेशनल, सॉरी, इट यूजेस ये डॉटेड नोटेशन। ठीक है, ठीक है, ये डेसिमल में काम करता है। IPv6 देखते हैं अभी। IPv6, IPv6 क्या है, IPv6 एक लेटेस्ट वर्जन है। IPv6 एक लेटेस्ट वर्जन है जो 128 बिट एड्रेस यूज करता है, विच अलाउज फॉर ए मच लार्जर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस। बहुत सारा यूनिक एड्रेस को है, इसके अंदर बहुत सारा यूनिक एड्रेस है। ये बोला जाता है कि IP वर्जन 6 के पास इतना शक्ति है ना, IP वर्जन 6 के पास इतना शक्ति है ना कि जितना भी अब डिमांड आएगा, जितना भी अब डिमांड आएगा फोन का, वो सब संभाल सकता है वो सब संभाल सकता है, खत्म होगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं। इट सपोर्ट्स अबाउट 340 अनडेसिलन, ए ह्यूज नंबर एड्रेस। अनडेसिलन मतलब ह्यूज नंबर, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, IPv6 अभी बहुत सारा है, वो फ्यूचर में जितने भी इंटरनेट इंटरनेट डिवाइसेस आएगा उसका IP एड्रेस ये संभाल लेगा, और नहीं चाहिए, और IP चाहिए भी नहीं। IPv4 था, IPv4 खत्म खत्म हो जा रहा था, अब IPv6 जो है ये बहुत सारा है अभी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ना छह ठो लेयर्स होगा, 6 ठो नंबर का लेयर्स होगा यहाँ पे, 6 नंबर का लेयर्स होगा यहाँ पे। देखिएगा आप लोग, गिनिएगा आप लोग, ये देखिए, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अच्छा अच्छा, सॉरी, 8 8। IPv6 में ना 8 नंबर का लेयर्स रहता है, 8 नंबर का, 8 नंबर ऑफ लेयर्स रहता है यहाँ पे। ठीक है, IPv6 में हमारा 8 नंबर ऑफ लेयर्स रहेगा। ठीक है, IPv6 was created to solve the एड्रेस शॉर्टेज ऑफ IPv4। ठीक है, IPv4 बहुत ज्यादा शॉर्टेज था, इसी वजह से IPv6 लाया गया।
इट यूजेस कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन, 8 ग्रुप्स ऑफ 4 कैरेक्टर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे 8 लेयर्स को सपोर्ट करता है, 8 लेयर्स को। IPv4 में आप देखोगे 4 लेयर को सिर्फ सपोर्ट कर रहा था। IPv6 में देखोगे 8 लेयर्स को सपोर्ट करता है। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेसी क्या होता है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। प्राइवेसी, आपके फेसबुक अकाउंट को अगर मैं हैक कर लूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरे मेरे पर्सनल पिक्चर्स को अगर कोई दूसरा जन यूज करे और दूसरे जन अभिषेक झा क्लासेस चलाए तो मेरे को कैसा लगेगा? ये सबका एक अपना अपना प्राइवेसी होता है, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आइए प्राइवेसी को पढ़ते हैं। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी refers to a person's right to keep their personal information, communication and activity confidential। आप लोगों को भी सिखाता हूं कि आप लोग जो फेसबुक में जो तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हो, हर एक इन्फॉर्मेशन देते रहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम में, हर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता बेटा, हर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। सारा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ठीक नहीं है, आप सेफ नहीं हो। फिर आप अभी बच्चे बच्चे हो, इतने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर मत करो। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है बेटा जी, जितने भी आपके कम्युनिकेशन है, जितने भी एक्टिविटीज है, आप किसी से भी बात करते हो, रात को बात करते हो, दिन को बात करते हो, सुबह बात करते हो, वो सब सब कॉन्फिडेंशियल रखो। आजकल का लड़का लड़की निब्बा निब्बी लोग क्या करता है, कोई भी बात हो गया, कोई भी झगड़ा हो गया, वो क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेके ये व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता है, देख हमारे साथ ये की करेছে, देख ये पगला मेरे साथ क्या किया है। कोई भी बात होता है, कोई भी झगड़ा होता है, आप लोग क्या करते हो आजकल, स्क्रीनशॉट लेके दूसरे दोस्त को भेज देते हो, उस पर ट्रस्ट करके ये दूसरी दोस्त किसी किसी को नहीं भेजेगी। अगला मॉर्निंग क्या होता है, हर एक कॉलेज ग्रुप में पता चल जाता है तुम्हारा सच्चाई, हर एक कॉलेज ग्रुप में पता चल जाता है तुम्हारा सच्चाई। क्लियर है? तो प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है कि तुम्हारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, एक्टिविटीज है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा करो, सीक्रेट रखा करो बेटा। दुनिया बहुत खराब है, अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड समझते हो ना, कल को वही सपेरा निकलेगी या निकलेगा। अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर तुम बेस्ट फ्रेंड समझते हो तो कल को वही सांप निकल सकता है। इसीलिए अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई भी हो, उसको शेयर मत करो। कम्युनिकेशंस एक्टिविटीज को कॉन्फिडेंशियल रखा करो। किसी के साथ भी झगड़ा होता है, किसी का भी स्क्रीनशॉट यहां से वहां तुम करते हो, स्टेटस पे लगा देते हो, वो गलत बात है, वो गलत बात है। आपका आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपका अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही कुछ साल पहले हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, वो किसी के साथ बात कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक फ्रेंड करके था, वो किसी दूसरे के साथ बात कर रहा था। आप किसके साथ बात कर रहा था वो समझ लो आप लोग, किसी लड़की के साथ। ठीक है, अब वो बात करते करते क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया सारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट ले लिया और मेरे कोई तीसरे दोस्त को भेज दिया। बात करते करते क्या किया, उसको अच्छा लगा बात बात, तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने फ्रेंड्स को भेज दिया, अपने दूसरे कोई फ्रेंड को भेज दिया कि देख हमारे साथ की भालो कथा बोलছে देख। और वो जो चैट्स था, वो चैट, वो जो तीसरा दोस्त था, वो फेसबुक में डाल दिया, हर जगह फैला दिया कि देखो ये लोग फंसा हुआ है, हर जगह फैला दिया ये लोग, मम्मी पापा सबको दिखा दिया। उन मतलब उनसे ये सीख मिलती है कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को भी नहीं देना चाहिए, ये तुम्हारा राइट है। प्राइवेसी रेफर्स टू ए पीपल्स राइट टू कीप देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज कॉन्फिडेंशियल, सीधा सा बात है। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब तुम जिसको भी अपना इंफॉर्मेशन दिए हो, पूरा का पूरा तुम्हारा राइट है, पूरा का पूरा तुम्हारा राइट है, उसका एक्सेस तुम्हारे पास हो, उसका एक्सेस तुम्हारे पास हो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज द राइट टू इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक ऑथोरिटीज सच एज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मान लो कि गवर्नमेंट को तुमने इंफॉर्मेशन दिया फॉर आधार कार्ड, फॉर योर आधार कार्ड, तो मेरे को आधार कार्ड देखने को मिले, मैंने मान लीजिए आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकार को इंफॉर्मेशन दिया, अपना नाम, अपना डिटेल सब कुछ दिया, तो कुछ ऐसा मेरे को बताओ जिससे मैं आधार कार्ड अपना देख पाऊं, अपना रिकॉर्ड्स में देख पाऊं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब मेरा इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस कर पाऊं, मेरा इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस कर पाऊं। यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है,
People can request access to their information and the authorities must provide it unless these are valid reasons to withhold it. ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कि मेरा आधार कार्ड का जो हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स हमको दो, दिखाओ। हम अपना इंफॉर्मेशन जो दिए हैं गवर्नमेंट को, हम अपना इंफॉर्मेशन जो दिए हैं गवर्नमेंट को, वो हम मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। ये क्या है, मेरा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। जब तक कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, मान लीजिए कि मैं आतंकवादी हूं, फिर भी मैं गवर्नमेंट से मांग रहा हूं, मान लीजिए मैं आतंकवादी हूं, टेररिस्ट हूं, और फिर भी मैं गवर्नमेंट से मांग रहा हूं कि मेरा इंफॉर्मेशन मेरे को वापस दो, नहीं नहीं होगा। फिर जब तक सिक्योरिटी का कंसर्न कोई ना हो, जब तक वो देश की हित में बात रहे, तब तक मैं अपना इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं। ठीक है, आधार कार्ड मैंने मैंने बनवाने आधार कार्ड दिया था, सुनिए, मैंने पैन कार्ड बनवाने दिया था, मैं ना अपना पैन कार्ड बनवाने दिया था, तो पैन कार्ड आया कि नहीं मैं चेक कर सकता हूं कि नहीं, स्टेटस मैं पूरा चेक कर सकता हूं। मैं पैन कार्ड के वेबसाइट पे गया, मैं चेक कर सकता हूँ सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा दिए हैं, कितना दिन में पैन कार्ड आएगा, मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई गलत यूज तो नहीं हो रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये अधिकार है इंडिविजुअल्स का कि मेरा जो इंफॉर्मेशन मैं पब्लिक ऑथोरिटीज को दिया हूं, गवर्नमेंट को दिया हूं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया हूं, उसको मैं एक्सेस कर पाऊं, उसको मैं एक्सेस कर पाऊं, उसको मैं चेक कर पाऊं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, कि गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन दिया हूं, उसको मैं अगर चेक चेक नहीं करूंगा तो काहे का है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल। साइबर सिक्योरिटी इज द practice of protecting computers, networks and data from attacks, damage from unauthorized access। मतलब हैकर्स आपके डेटा को, हैकर्स आपके जो लैपटॉप आपके पास है, जो कंप्यूटर आपके पास है, उस लैपटॉप में बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे पर्सनल डेटा, पर्सनल पिक्चर्स आपके, पर्सनल वीडियोस है, उस वीडियोस को हैकर्स, अटैकर्स वो डैमेज ना कर दे, अटैक ना कर दे, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि आपका डेटा को प्रोटेक्ट करना। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अटैक्स। कि मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, मेरा जो कीमती डेटा है, उसको मैं प्रोटेक्ट करके रख रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी है ये। जैसे एक इंसान को जेड जेड एक इंसान को जैसे सिक्योरिटी मिलती है, मान लो मेरे पर हमला होने वाली है, ठीक है, मेरे पर हमला होने वाली है, सुनो 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 सुनो, अगर तुमको पता चले, अगर मेरे को पता चले कि मेरे पर जो है हमला होने वाला है, तो मैं ये बोलूंगा ना, पुलिस पुलिस या प्रशासन से बोलूंगा ना कि मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, मेरे पर हमला होगा, मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, एंड पुलिस कैन नॉट डिनाई दैट। अगर मेरे पर हमला होने वाला है, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, मैं अगर मांग करूंगा तो उनको देना पड़ेगा, उनको उनको ये देना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अटैक्स, डैमेजेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है तुम्हारे कंप्यूटर को भी सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे पीसी में जो अटैक होने वाले हैं, जो डैमेज होने वाले हैं, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होने वाले हैं, वो सब अटैक होने से पहले अगर कोई सिक्योर कर लेता है तो तुम्हारे डेटा बच जाएंगे, तुम्हारे जो डेटा है वो बच जाएंगे। इसका की प्रिंसिपल क्या है, द की प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर, इसका की प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले ये जो डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है, मतलब कि डेटा मेरे बीच में ही रहेगी, किसी दूसरे के बीच में नहीं जाएगी। डेटा जो है ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट रहेगा, डेटा प्राइवेट रहेगा। इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग दैट डेटा इज नॉट ऑल्टर्ड और टेम्पर्ड विद द अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कोई तीसरा पर्सन आके तुम्हारे डेटा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, इसका कोई ध्यान रख, रखने वाला चाहिए कि कोई तीसरा पर्सन आके तुम्हारा डेटा को कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट ऑथोराइज्ड यूजर्स हैव एक्सेस टू डेटा एंड सिस्टम्स व्हेन नीडेड। ऑथेंटिकेशंस, ऑथेंटिकेशंस मतलब वो सारा जो डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए, सही चल रहा है कि नहीं, सही है डेटा ना क्या। एंड नॉन रेपुटेशन, इंश्योरिंग दैट यूजर्स कैन नॉट डिनाई एक्शंस दे परफॉर्म सच एज सेंडिंग ए मैसेज और मेकिंग ए ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यूजर्स हम लोग यूजर्स कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है
हम इसको मैसेज नहीं सेंड किए हैं, ट्रांजेक्शन्स नहीं भेजे हैं। ये सब क्या है? ये सब है साइबर सिक्योरिटीज एंड इट प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं WSN। WSN क्या होता है? मतलब WSN मतलब होता है वायरलेस सेंसर। वायरलेस सेंसर मतलब ना, पहले ना वायर्ड सेंसर हुआ करता था, अब ना वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। अब ना वायर की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखोगे, आप लोग देखोगे उबर अगर बुक बुक किया होगा कभी, उबर या ओला, आप लोग कैब वैब कभी रैपिडो वैपिडो अगर बुक किया होगा, आप देखोगे कि आप उसको ट्रैक कर पा रहे होंगे कि कहाँ है बाइक वाला, कहाँ आया है अभी, किस वाले डेस्टिनेशन में आया है। वो सब किस वजह से होता है? सेंसर्स के बदौलत होता है। वो सब सेंसर्स के बदौलत हम लोग जान पाते हैं। सेंसर्स के बदौलत हम लोग जान पाते हैं कि वो किस रास्ते में अभी है, उसको ट्रैक कर लिया जाता है। एंड वायरलेस सेंसर, अभी हम लोग वायर्ड सेंसर नहीं यूज करते हैं, वायरलेस सेंसर यूज करते हैं। वो सेंसर्स के वजह से हम लोग जान पाते हैं कि वो किस लोकेशन में, किस एरिया में अभी है वो। तो पूछेगा कि व्हाट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क, पूछेगा व्हाट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है? Wireless sensor network is a network of small devices called sensors that collect data from the environment and sends it wirelessly to a central system of processing। ठीक है। तो ये जो सेंसर्स क्या होता है? सेंसर्स छोटा छोटा डिवाइस होता है जो एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है और सेंट्रल सिस्टम में भेज देता है। सेंट्रल सिस्टम में क्या करता है? भेज देता है। ईच सेंसर्स मॉनिटर्स थिंग्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, साउंड, मूवमेंट। ठीक है। आप जो देखते हो कि टेम्परेचर वेम्परेचर कैसा है, जो बहुत सारा बहुत सारा न्यूज व्यूज में दिखाता है ना कि अर्थक्वेक आने वाला है, डिजास्टर होने वाला है, फ्लड आने वाला है। अरे भैया वो टेम्परेचर कैसा है, ये सब सब सेंसर्स की वजह से होता है। ये सब सब WSN की वजह से होता है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जो स्मॉल डिवाइसेस कल्ड सेंसर्स दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेंड्स इट वायरलेसली टू ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ WSN देखिए, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सेंसर्स कैन ट्रैक क्लाइमेट कंडीशंस, एयर क्वालिटी, डिटेक्ट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स। तो सेंसर्स जो होता है वो एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है, क्लाइमेट कंडीशंस, नेचुरल डिजास्टर्स, मान लीजिए अर्थक्वेक होने वाला है, फ्लड होने वाला है, सेंसर्स उसको सब ट्रैक कर लेता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काम करता है। सेंसर्स कैन मॉनिटर्स पेशेंट हेल्थ, मतलब हार्ट रेट। अच्छा, हॉस्पिटल में आप जाके देखोगे कि किसी का ऑपरेशन ऑपरेशन होता है ना, तो हार्ट रेट वाट रेट चेक होता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो चेक होता है वो सेंसर्स के माध्यम से चेक होता है। इसका हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, वो सब सेंसर्स के माध्यम से चेक होता है। ठीक है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, सेंसर्स कैन ट्रैक सॉइल मॉइस्चर्स, मतलब किसानी विसानी में भी अभी बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गया है। आप एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आप देख सकते हो कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर क्या है, दूसरा दूसरा फैक्टर्स जिससे हमारा क्रॉप्स बेटर हो सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स भी अभी हाई हो चुका है नॉर्मली। ठीक है। सेंसर्स कैन सेंसर्स कैन डिटेक्ट इंस्ट्रक्शन, मोशन और फायर इन द बिल्डिंग। आजकल आजकल आप लोग देखोगे कि बिल्डिंग बिल्डिंग में ना आग वाग लग जाती है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग में आग वाग लग जाती है ना, तो अलार्म अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि सेंसर्स लगे हुए हैं। बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में ना आग लग जाती है ना, तो अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि अब सेंसर्स लगे हुए हैं। उस सेंसर्स की वजह से आग वाग लगेगी तो अलार्म वलार्म बजने लगती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, सो इट कैन मॉनिटर मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन फैक्ट्रीज टू इंश्योर दे आर वर्किंग प्रॉपरली। तो फैक्ट्रीज में भी जो मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ये सब सब WSN बताता है। WSN बताता है। ये क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ WSN, एप्लीकेशंस ऑफ WSN। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? पढ़ लोगे ना आप लोग? बहुत आसान तो है ये सब सब चैप्टर्स। 23 पेज का संजीवनी बूटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 हम लोग चलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आप लोगों का यूनिट 3 का दर्शन करवा दूंगा। कितना घंटा हो गया? करीब 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 हो गए हैं 2 घंटे। तो और 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग यूनिट 3, 4, 5 जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आप टेंशन मत लो। 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं। चलिए आइए, ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। थैंक यू सो मच।
यस, तो ब्रेक खत्म हो गया हमारा। ब्रेक खत्म, चलिए आइए फटाफट से। अब हम लोग यूनिट 3 करने वाले हैं जिसका नाम है करंट कंप्यूटिंग पैराडिगम। क्या नाम है? करंट कंप्यूटिंग पैराडिगम। ये 10 मार्क्स के लिए अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, जरा ध्यान से आप लोग देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिफाइन वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आइए रीड करिए। Virtualization is a technology that allows you to create multiple virtual versions of a single physical computer. आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आप सिर्फ एक ही टास्क कंप्यूट कर सकते हो। एक सिंगल आपके पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में सिर्फ आप एक ही टास्क कर सकते हो ना, एक ही वाला टास्क कर सकते हो ना। लेकिन आजकल आजकल कुछ ऐसा वर्चुअलाइजेशन वाला प्रोग्राम आया है। आपके पास मान लीजिए सिर्फ एक कंप्यूटर है, लेकिन उसी कंप्यूटर को आप डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर बना सकते हो। मतलब आप 3-4 काम कर सकते हो उससे। आप 3-4 उसके वर्चुअल वर्जन्स बना सकते हो, 3-4 उसके वर्चुअल वर्जन्स बना सकते हो। एक सिंगल कंप्यूटर को 3-4 वर्चुअल वर्जन्स बना सकते हो और 3-4 सर्वर्स बना सकते हो आप उसके। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन इज एन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर वर्जन्स of a single physical computers. For example, one physical servers can run multiple virtual machines, each acting like a separate computing. सो हेलो गाइस, अभी एक्चुअली कुछ काम आ गया है, ठीक है? अभी कुछ अर्जेंट मेरे को काम आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ पर्सनल काम है। तो 15 मिनट्स का हम ब्रेक ले रहे हैं। 15 मिनट्स के बाद वापस से पार्ट बी आएगा, ठीक है? ये पार्ट ए में हम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 कवर कर लिए। 15 15 या 20 मिनट्स के बाद हमारा पार्ट बी आएगा। पार्ट बी जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है? तो कुछ अर्जेंट काम आ रहा है इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है। तो 15 मिनट के बाद पार्ट बी आएगा। तो यहाँ पे यही क्लोज करता हूँ हम लोग। और 15 मिनट के बाद वापस मिलिएगा पार्ट बी में, ठीक है? यूनिट 1 यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 बाकी है सिर्फ, ठीक है? थैंक यू सो मच।